अथर्व रस्तोगी, जिसकी बस पर्सनैलिटी ही अट्रैक्टिव है पर उसका दिल एक पत्थर से कम नहीं था। उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी पर वो अपने उम्र से कम ही लगता था। 6 फीट 4 इंच का ये अथर्व, जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं था। उसकी मुक्युलर बॉडी और पैसों की करोड़ों लड़कियां दीवानी थी। उसकी ब्लू आइज किसी को भी हाइपनोटाइज करने के लिए काफ़ी है, पर उसकी वही आंखें किसी को हार्ट अटैक दिलाने के लिए भी काफ़ी है। अथर्व रस्तोगी को पूरी दुनिया जानती है। उसका नाम लेकर कईयों ने अपना उल्लू सीधा भी किया है। उसका नाम किसी को भी उसकी नानी याद दिलाने के लिए काफ़ी है। अथर्व अपने चेयर में बैठे ड्रिंक कर रहा था और अपनी वाइन की ग्लास को घुमा रहा था। उसकी आंखें इस वक्त सर्द थी। उसने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने सामने खड़ी लड़की से कहा, यू आर अ ब्लडी फूल। तुम्हें क्या लगा तुम अथर्व रस्तोगी को सेड्यूस करोगी? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे करीब भी आ सको। अब तुम्हें इस गलती की भरपाई करनी ही होगी। वो लड़की, जिसका नाम लीना था, इस वक्त उसने काफ़ी रिवलिंग ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, आई एम रियली रियली सॉरी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अथर्व ने उसे अपनी नीली आंखों से घूरा तो वो लड़खड़ा कर गिर गई। अथर्व ने जोर से चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा, इस कचड़े को मेरे ऑफिस से बाहर फेंक दो और इसे ऐसी सजा देना कि ये लड़कों को नजरें उठाकर भी देख ना सके। और अब मेरे एम्पायर में ऐसे लोग नहीं दिखने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मार देना। ये बोल वो अपने आंखों में शेड्स चढ़ाकर बाहर आ गया। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे रोकते हुए कहा, प्रेसिडेंट इंडिया के लिए कब निकलना है? अथर्व ने उसे एक बार डेविल वाला लुक दिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया, जिससे उसके असिस्टेंट ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुका लिया। उसने खुद से कहा, प्रेसिडेंट किसी डेविल से कम नहीं है। कुछ भी पूछो तो एक खतरनाक लुक देकर चले जाते हैं। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। ओह गॉड प्लीज हेल्प अस। वहीं दूसरी तरफ अथर्व जब अपने फरारी के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने जल्दी से डोर ओपन कर दिया। वो बिना कुछ बोले अंदर बैठ गया तो ड्राइवर ने जल्दी से कार सड़कों पर भगा दी। अथर्व के आगे पीछे और भी बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, जिसमें उसके बॉडीगार्ड थे जो उसे 24/7 ऑफ आवर उसे प्रोटेक्ट करते थे और इन सब के लिए उनकी सैलरी कम नहीं थी। उनकी एक महीने की सैलरी ही लगभग 4,995.88 पाउंड थी। इंडिया में ये 5 लाख के आसपास है। थोड़ी देर में अथर्व अपने आर विला पहुंच गया। ये विला 1 एकड़ के जमीन में बना हुआ था। ये सफ़ेद विला किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सामने बने बड़े से फाउंटेन, जिसमें एक एंजल की स्टेचू थी, 4 चांद लगा रही थी। चारों तरफ गार्डन में हरे भरे अलग अलग तरह के ट्रीज और रंग बिरंगे फूल काफ़ी शानदार लग रहे थे। अथर्व सीधा अपने कमरे में चला गया और अपनी टाई की नोट ढीली कर सोफे पर फेंक दिया। उसने एक सिगार निकाला और उसे जलाकर पीने लगा। वो अपने सोफे में हाथ फैलाकर बैठ गया। इतने बड़े विला में होने के बाद भी वो अकेले था। उसके परिवार में कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके। 5 साल की उम्र में ही उसके डैड ने उसे इंग्लैंड के एक बड़े से हॉस्टल में भेज दिया। फिर पता नहीं कभी फ़ोन ही नहीं किया, ना ही कभी बात हुई। 25 साल तक उसने अपने पेरेंट्स की आवाज़ नहीं सुनी। हॉस्टल की फ़ीस तो टाइम टू टाइम पे हो जाती थी। उसे सब मिला, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, पर कभी उसे प्यार ही नहीं मिला जिसे उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके ज़िंदगी में तो प्यार की बस एक ही परिभाषा थी, अगर आप किसी को शिद्दत से प्यार करो तो उसे हमेशा अपने पास रखो और अगर वो मना कर रहा है तो उसे कैद कर लो अपने प्यार को पाने के लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। किसी की जान भी लेनी क्यों ना पड़े ले लो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ कभी भी बिना लड़े नहीं मिलती। अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो छीन लो, क्योंकि अच्छाई से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, सिर्फ दर्द मिलता है। इस दुनिया ने अब कोई भी अच्छाई जिंदा नहीं है, क्योंकि आज के दुनिया में जीत हमेशा बुराई की ही होती है। जब अथर्व 20 साल का था तब उसने अपनी मेहनत से ये एम्पायर खड़ी की थी और आज वो बहुत बड़ा और फेमस बिजनेस टाइकून था, जिसके नाम से ही सब कांपते हैं। आज वो यूरोप का किंग था, दी अथर्व रस्तोगी। अथर्व ने सिगार जमीन पर फेंक दिया और पैर से मसल दिया। उसकी नीली आंखें लाल हो रही थी। उसने गुस्से से एक लात टेबल पर मार दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आई हेट देम। फिर वो तुरंत वॉशरूम चला गया और शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो गया। ठंडा ठंडा पानी उसके चेहरे से होते हुए बदन पर गिर रहा था, पर फिर भी वो अथर्व के गुस्से की आग को बुझा नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला और एक ट्राउजर और टी-शर्ट पहन लिया। उसने एक मेड को बुलाया और रूम साफ करने को कहा। कुछ मिनट में ही मेड ने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया और नीचे चली गई। अथर्व अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया और काम करने लगा। उसकी टाइपिंग बहुत फास्ट थी। उसकी उंगलियां तो जैसे लैपटॉप के कीबोर्ड पर नाच रही थी। लगभग रात के 2 बजे अथर्व ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने असिस्टेंट को कॉल लगा दिया। थोड़ी देर में असिस्टेंट ने फ़ोन उठा लिया तो अथर्व ने अपने रूड वॉइस में कहा, कल सुबह 8 बजे जेट रेडी करवा देना, कल हम इंडिया के लिए निकलेंगे। अगली सुबह अथर्व अपने डाइनिंग टेबल में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसका चेहरा काफ़ी सीरियस लग रहा था, जिससे वो और भी हैंडसम लग रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आ गया और सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट जेट रेडी है। अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर आ गया तो रोबिन भी उसके पीछे पीछे आ गया। अथर्व सीधा अपने कार में बैठ गया और रोबिन पैसेंजर सीट में, तो ड्राइवर ने भी कार एयरपोर्ट की तरफ भगा दी। अथर्व अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त झील जैसी शांत थी, पर उसके अंदर जो तूफान था
ये तो वही समझ सकता था। एक बार फिर वो वहां जा रहा था जहां उसकी पुरानी यादें जुड़ी थी। थोड़ी देर बाद कार एयरपोर्ट पर पहुंची। ड्राइवर ने जल्दी से अथर्व की तरफ का डोर ओपन किया तो अथर्व तुरंत बाहर निकल गया और अपने जेट की तरफ बढ़ गया। उसके आगे पीछे ब्लैक फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे, जिससे वो वहां सारे लोगों का सेंटर पॉइंट बन गया। अथर्व सीधा अपने जेट में बैठ गया। उसका जेट किसी होटल रूम से कम नहीं था, वो काफी लग्जरियस था और सारी फैसिलिटीज वहां मौजूद थी। अथर्व सीधा रूम में गया और वहां वापस अपने ऑफिस का काम करने लगा। लगभग 4 घंटों तक वो अपना काम करने लगा। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। कम इन, अथर्व ने अपने रूड वॉइस में कहा। तो रोबिन अंदर आया। उसके हाथों में खाने की प्लेट थी। उसने सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, अपने सुबह के बाद से कुछ खाया नहीं है, इसलिए थोड़ा खा लीजिए। वैसे भी अभी इंडिया पहुंचने में 5 घंटे और लगेंगे। अथर्व ने उसे घूर कर देखा, फिर अपने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें खाना है तो खाओ, मुझे नहीं खाना। इस बार रोबिन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था उसके प्रेसिडेंट को एक बात दोबारा कहने की आदत नहीं है और उन्हें बात बात पर गुस्सा आता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अथर्व ने सिगार निकाला और उसे जलाकर पीने लगा और वापस अपना काम करने लगा। लगभग 5 घंटे बाद वो लोग फाइनली इंडिया पहुंच गए। अथर्व ने मास्क पहना और जेट से बाहर आ गया। सारे बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे कवर कर लिया। वे लोग अभी मुंबई में थे। बाहर बहुत सारी गाड़ियां अथर्व का इंतजार कर रही थी। अथर्व जब वहां पहुंचा तो सबने अपना सिर झुका लिया, पर वो सीधा अपने कार में बैठ गया जिसकी कीमत 565 करोड़ थी। काफी यूनिक फीचर्स थी कार की। ड्राइवर कार चला रहा था, तभी अचानक झटके से रोक दिया। अथर्व ने गुस्से में कहा, हैव यू फॉरगॉटन टू ड्राइव? ड्राइवर घबराते हुए बोला, नो प्रेसिडेंट, आगे बहुत भीड़ लगी हुई है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ऑल दी ट्रबल हैड टू फॉल ऑन मी, सारी मुसीबत मेरे ही पल्ले पड़नी थी, अथर्व ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। वो गुस्से से बोला, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है जल्दी से उसे हॉस्पिटल छोड़ो और चलो यहाँ से। ड्राइवर तुरंत कार से बाहर निकला और कुछ बॉडीगार्ड भी बाहर निकल गए। उसने सारे लोगों को हटाया तो देखा एक लड़की सड़क पर काफी जख्मी हालत में थी और उसके सिर से खून पानी की तरह बह रहा था। अथर्व ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इसे अपने साथ बैठाओ और हॉस्पिटल चलो। उसके ऐसे कहने पर एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से उस लड़की को एक कार में बिठाया, फिर सारी गाड़ियां हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। अथर्व अलग कार में बैठा अपने काम में डूबा था। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल चले गए। अथर्व और सारे बॉडीगार्ड उसे घेर कर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने उस लड़की को उठा लिया और हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। अथर्व अपने फोन में देख रहा था। उसने एक नज़र भी उस जख्मी लड़की को नहीं देखा था। बॉडीगार्ड ने उस लड़की को एक वीआईपी वार्ड में एडमिट करवा दिया। अथर्व ने अपने फोन में देखते हुए कहा, अब चलो यहाँ से, मेरा एक एक पल मेरे लिए कीमती है। ये बोल वो जैसे ही जाने लगा तो एक नर्स ने रोकते हुए कहा, सर प्लीज इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, इसके बिना हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। अथर्व को वो नर्स नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने अभी भी मास्क पहन रखा था। अथर्व ने हैरानी से कहा, कैसा ऑपरेशन? वो मैम के सिर पर काफी गहरी चोट आई है जिससे हमें उनकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, नर्स ने कहा। तो अथर्व शांत खड़ा रहा जैसे उसे किसी के जीने और मरने से फर्क ही नहीं पड़ता। अथर्व ने पेपर साइन कर दिया और नर्स को दे दिया तो वो वहां से चली गई। रोबिन ने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट, मुझे लगता है हमें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए जब तक कोई उसे ले नहीं जाता। अथर्व ने गुस्से में कहा, तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूँ। ये बोल वो वहां से अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए चला गया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। सच ही था, अथर्व रस्तोगी इस अस्टोन हार्टेड पर्सन ही इस इमोशनलेस। अथर्व कुछ देर बाद अपना बंगलौ पहुंच गया। काफी बड़ा और सुंदर बंगलौ था उसका। अथर्व सीधा अपने अपने मास्टर रूम में चला गया। उसके रूम का कलर ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में था और वहां का अधिकतर सामान भी ब्लैक और वाइट ही था। अथर्व तुरंत वॉशरूम में जाकर शावर लिया और बाहर आ गया। अब वो काफी रिलीफ फील कर रहा था। वो सीधा अपने बेड में गया और अपनी आंखें बंद कर ली और कब वो नींद की आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर उस लड़की का सर्जरी कर रहे थे। 2 दिन बाद लगभग 10 बजे के आसपास रोजाना की तरह अथर्व अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। इस वक्त तो वो जैसे हॉस्पिटल की लड़की के बारे में भूल ही चुका था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने बिना देखे ही फोन रिसीव कर लिया तो उधर से किसी की आवाज आई, इस मिस्टर रस्तोगी टॉकिंग। अथर्व ने कहा, यस। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं सेंट फ्रांसिस मेमोरियल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपको शायद याद होगा 2 दिन पहले आपने एक लड़की को एडमिट कराया था। अथर्व ने अपनी पकड़ फोन पर कसते हुए कहा। तो उधर से फिर आवाज आई, तो सर, जिस लड़की को आपने एडमिट कराया था उन्हें होश आ चुका है। अथर्व ने फोन को घुरा और गुस्से से काट दिया। उसने खुद से कहा, जब से इंडिया आया हूं दिमाग खराब हो चुका है मेरा। जल्दी उस लड़की को उसके घर छोड़ अपना काम कर पाऊंगा। अथर्व जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोबिन जल्दी से कार रेडी करो, हॉस्पिटल के लिए निकलना है।
रोबिन तुरंत भागते हुए आया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था, जो आदमी उस दिन गुस्सा हो रहा था आज खुद हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा है। अथर्व सीधा नीचे आने लगा तो रोबिन भी भागते भागते उसके पीछे आया। ड्राइवर ने देखा तो जल्दी से कार का डोर ओपन कर दिया। अथर्व तुरंत कार में बैठ गया तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड की कार ने उन्हें कवर कर लिया। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ड्राइवर ने जल्दी से डोर खोला तो अथर्व बॉसी तरीके से अंदर आया। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। ब्लैक सूट में वो बहुत डैशिंग लग रहा था। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो उसके पास आ गया और वीआईपी रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैम वहाँ है। अथर्व और रोबिन दोनों अंदर चले गए जबकि बॉडीगार्ड बाहर ही तैनात हो गए। दोनों ने देखा एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। अथर्व ने देखा तो बस देखता रह गया। बड़ी बड़ी हरी आंखें, लंबी लंबी पलके, लंबे काले बाल, लाल होंठ, हाइट 5'5", बिल्कुल दूध जैसी गोरी। वो सच में काफी खूबसूरत थी। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि वो मात्र 18 या 19 साल की होंगी। रोबिन भी उसे एकटक देखे जा रहा था। उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। अथर्व ने हाँ में सिर हिला दिया तो उस लड़की ने अपने हाथों से उसे अपने पास आने का इशारा किया। अथर्व के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। रोबिन तो आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने सुना तो सोच में पड़ गई। अथर्व ने उसे एक बार फिर थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, व्हाट्स योर नेम? वो लड़को उसकी आवाज सुन घबरा गई और रोने लगी। अथर्व ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो बस तुमसे तुम्हारा नाम ही पूछा है, किडनी नहीं मांगी है। उस लड़की ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अथर्व उसकी बात सुन तो जैसे हैरान ही रह गया। उसने हैरानी से पूछा, नहीं पता से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा नाम तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? वो लड़की और जोर जोर से रोते हुए बोली, मुझे सच में नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। मैं भूल गई अपना नाम। रोबिन तो बस खड़ा अपना सिर खुजला रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या इनकी नेमिंग सेरेमनी, नामकरण कभी नहीं हुई है? ओह गॉड, क्या ये बिना नाम के इतनी बड़ी हुई है? ऐसे कैसे भूल गई तुम अपना नाम? तुम्हारा नाम क्या न्यूटन का सेकंड लॉ है जो तुम अपना नाम भूल गई, या फिर तुम मार्स से आई हो? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपना एड्रेस बताओ मुझे, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अथर्व ने इरिटेट होते हुए कहा। उस लड़की ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मेरे घर का एड्रेस। इस बार अथर्व का पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, डॉक्टर। डॉक्टर उसकी आवाज सुन कांप गया और भागते हुए अंदर आ गया। येस प्रेसिडेंट, एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर की बात सुन अथर्व ने कहा, व्हाट हैव यू फेड दिस गर्ल? सी हैज फॉरगॉटन हर नेम एंड एड्रेस। इस लड़की को तुमने क्या खिलाया है? ये तो अपना नाम और पता भूल गई है। डॉक्टर उसकी बात सुन सिर झुकाते हुए बोला, प्रेसिडेंट क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? उसकी बात सुन अथर्व उसे अजीब तरीके से देखने लगा, फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर और अथर्व एक दूसरे के सामने बैठे थे। इस वक्त अथर्व बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, हमने उन्हें बचा तो लिया है, बट सी इज सफ़र फ्रॉम अमनेसिया। इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है, इसलिए उन्हें खुद नहीं पता कि वो कौन है, इसलिए उन्हें उनका पता और यहाँ तक कि नाम भी याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब भूल चुकी है, बट सब कुछ भी याद नहीं है, एंड समटाइम्स सी बिहेव्स लाइक अ किड। डॉक्टर की बात सुन अथर्व हैरान हो गया। उसने अपने रूड वॉइस में कहा, तो वो कब तक ठीक होंगी? अभी कुछ कह नहीं सकते। उन्हें ठीक होने में 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, या फिर 1 साल, या फिर वो कभी नहीं ठीक हो सकती। कोई गारंटी नहीं है। आई एम सॉरी। अथर्व ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो उसका पारा हाई हो गया। अथर्व ने गुस्से में कहा, तो तुम डॉक्टर क्यों बने हो? कुछ करो और उस लड़की को ठीक करो। ये बोल अथर्व गुस्से से चला गया जहां वो लड़की एडमिट थी। वो लड़की अभी भी एकटक अथर्व को देखे जा रही थी। अथर्व ने गुस्से में कहा, मुझे क्या देख रही हो? खा जाओगी क्या? मैं आपको क्यों खाऊंगी? आप टेस्टी थोड़े ना हो, मैं तो मंचूरियन खाऊंगी। उस लड़की ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, ओह तो तुम्हें मंचूरियन याद है लेकिन अपना नाम नहीं? वो लड़की अथर्व की बात सुन चुप हो गई और वापस अपने आंखों में आंसू ला दिया। अथर्व ने गुस्से में कहा, तुम्हें जहां जाना है जाओ, पर मेरे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। फिर अथर्व वहां से जाने लगा कि तभी उसके बढ़ते कदम अचानक से थम गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो उस लड़की ने उसकी शर्ट को पीछे से टाइटली पकड़ लिया था। अथर्व उसे घूर कर देखने लगा तो वो लड़की मासूम सी शकल बनाते हुए बोली, प्लीज अंकल मुझे छोड़कर मत जाइए। अंकल, अथर्व ने एक बार फिर ये शब्द दोहराया और गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू टू कॉल मी अंकल? तुम्हें मैं किस एंगल से अंकल दिखता हूँ? मेरे सामने खड़ी हो जाओगी ना तो लोग मुझे तुमसे छोटा ही कहेंगे। तभी बीच में रोबिन ने टपकते हुए कहा, नहीं प्रेसिडेंट, आप इस लड़की से छोटे नहीं बल्कि काफी बड़े दिखते हो। रॉबिन की बात सुन अथर्व उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जैसे उसे अभी पूरा का पूरा निगल जाएगा। गेट आउट।
अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा तो रोबिन सकपका गया और बिना वक्त गवाए वहां से फुर हो गया। फिर अथर्व ने वापस अपनी नजरें उस लड़की पर कर दी जो उसे ही आश भरी नजरों से देखे जा रही थी। अथर्व ने जब वापस अपनी नजरें उस लड़की पर कर की तो वो उसे ही आश भरी नजरों से देखे जा रही थी। अथर्व ने एक झटके में उसे खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अंकल बोलोगी और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर तुम्हारी सेवा करूंगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि अथर्व रस्तोगी सेवा करवाता है, करता नहीं है। क्या तुम्हारा नाम अथर्व रस्तोगी है? उस लड़की ने हंसते हुए कहा। अथर्व उसे अजीब तरीके से घूरने लगा। उस लड़की ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, कैसा नाम है तुम्हारा? मेरा मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन रस्तोगी की जगह रसगोभी रहता तो ज्यादा अच्छा लगता। अथर्व का उसकी बात सुन पारा हाई हो गया। उसने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरा नाम ठीक ठाक है? मेरा तो नाम है भी, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। उसकी बात सुन वो लड़की मुंह बनाते हुए सिसकने लगी और रोने लगी। अथर्व ने जब उसे रोते हुए देखा तो एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। उसकी बात सुन वो लड़की तुरंत शांत हो गई और हैरानी भरी नजरों से अथर्व को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। अथर्व ने जब उस लड़की को खुद को ऐसे घूरते हुए पाया तो जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहा, वर्षा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम वर्षा ही रखा होगा। उस लड़की ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, पर तुम इतने स्यो कैसे हो सकते हो? अथर्व ने कहा, क्योंकि तुम्हारे आंखों से सिर्फ वर्षा होते रहती है तो तुम्हारा नाम वर्षा ही होगा। उसकी बात सुन उस लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मेरा नाम वर्षा ही होगा। फिर वो अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली, अंकल आप कितने होशियार हो, मेरा नाम तुरंत पहचान लिया। अथर्व उसके मुंह से एक बार फिर अंकल सुन गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है तो मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम बता दिया, अब तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, पर मेरा पीछा छोड़ दो और आइंदा से तुम मुझे अंकल नहीं कहोगी, प्रेसिडेंट कहोगी। डू यू अंडरस्टैंड? ये बोल वो वहां से जाने लगा तो एक बार फिर उसके कदम रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो उस लड़की ने फिर उसके कोट को पकड़ लिया था। आप प्रेसिडेंट कब बने और रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट की पदवी से कब हटे? ये बोल उस लड़की ने अथर्व का कोट पकड़ अपने पास खींच लिया, जिससे अथर्व उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। वो लड़की बेड पर खड़ी हो गई और अथर्व के ऊपर कूदकर उससे जोक की तरह लिपट गई। उसने अपने पैर अथर्व के चारों तरफ लपेट लिए थे और अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर। बेचारा अथर्व तो वही जम गया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी नीली आंखों से उस लड़की की हरी आंखों में देखने लगा। वो लड़की अथर्व के गर्दन में अपना सिर छुपाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? आप प्रेसिडेंट हो ना, तो एक प्रेसिडेंट का कर्तव्य होता है ना देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना। तो मैं भी तो आपकी जनता हूं, तो आपको मेरी सेवा करनी ही होगी, वरना मैं सबके साथ मिलकर हड़ताल कर दूंगी और आपको प्रेसिडेंट की सीट से हटवा दूंगी। अथर्व तो उसकी बात सुन पागल हो गया। उसने खुद से कहा, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ओ गॉड, व्हाट डू आई डू नाउ? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, समझ में आई मेरी बात? ये बोल अथर्व उस लड़की को अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगा। तो उस लड़की ने उसे और कसकर जकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अथर्व उसकी बात सुन उसे अपने आप से जबरदस्ती अलग कर दिया और गुस्से में कहा, वैसे मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहा हूं। ये बोल वो बिना उसे देखे चला गया। उस लड़की ने अपना हाथ बांध लिया और गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, मत ले जाओ मुझे अपने साथ, पर मैं इस जगह नहीं रहूंगी। ये बोल वो धीरे धीरे खड़ी होने लगी और हॉस्पिटल से बाहर आने लगी। अभी अथर्व हॉस्पिटल से बाहर अपने कार से टेक लगाए खड़ा था और उसके सामने रोबिन खड़ा उससे बात कर रहा था। प्रेसिडेंट, हम उस लड़की के बारे में पता लगा लेंगे, फिर उसे उसके घर छोड़कर अपना सारा काम देखेंगे। अथर्व ने बस हम में जवाब दिया। रोबिन वही खड़ा आगे बोल ही रहा था कि अचानक उसकी बोलती बंद हो गई। वही वो लड़की धीरे धीरे बाहर आ गई और रोड की तरफ बढ़ने लगी। रोबिन तो एकटक रोड की तरफ देखे जा रहा था। अथर्व ने जब उसे कहीं एकटक देखते हुए देखा तो उसकी नजरों का पीछा करने लगा, पर उसने जैसे ही उस लड़की को रोड की तरफ जाते देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही वो लड़की खुद से बड़बड़ाने लगी, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी, वो प्रेसिडेंट बहुत गंदा है, उसने मुझे डांटा और अपने साथ भी नहीं ले गया। अब मैं मासूम कहा दर्द की ठोकरें खाऊंगी। भगवान जी प्लीज उस प्रेसिडेंट को कड़ी से कड़ी सजा देना, उसके खाने में मकड़ी डाल देना। नहीं नहीं, वो बहुत पोइसोंस हो जाएगा और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, और अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो मेरी सेवा कौन करेगा? भगवान जी एक काम करना, उसे भी उसका नाम भुला देना। हाँ ये ठीक रहेगा। वो ये बोल आगे बढ़ ही रही थी कि किसी ने उसे अपने कंधे में उठा लिया। जब उस लड़की ने महसूस किया कि किसी ने उसे अपने कंधे में उठाया है तो वो हड़बड़ा गई और छटपटाते हुए बोली, कौन है? छोड़ो मुझे। वही रोबिन तो आंखें फाड़े उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने आंखों को मसलने लगा। ये क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट वहां कैसे पहुंच गए? ये बोल वो अपने चारों तरफ देखने लगा कि अभी तो अथर्व उससे बात कर रहा था। वही अथर्व गुस्से में था। वो लड़की लगातार उसके कंधे में मारे जा रही थी।
अथर्व ने उसे अपनी कार में धक्का दिया और चिढ़ते हुए कहा, ओक फाइन, जब तक मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा लेता तुम मेरे घर में रहोगी। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रोबिन, तुम जल्दी इस लड़की की डिस्चार्ज पेपर्स की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो और इसके बारे में जल्द से जल्द पता करो, अथर्व ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। तो रोबिन ने जल्दी अपना सिर हिलाया और फौरन अंदर चला गया। अथर्व पीछे की सीट में बैठ गया तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। वही उस लड़की का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो तिरछी नजरों से अथर्व को देखने लगी जो अपने तब में कुछ कर रहा था। वो तुरंत उछलकर उसकी गोद में बैठ गई जिससे अथर्व संभल नहीं पाया और उसका टैब उसके हाथों से छूटकर गिर गया। अथर्व अपनी लाल आंखों से उस लड़की को घूरने लगा और उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? जब भी देखो बार बार मेरे करीब आ जाती हो। कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही? तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई? तुमने तो गला ही पकड़ लिया। अब मुझसे दूर रहना समझ में आया? ये बोल अथर्व ने वापस उस लड़की को कसकर सीट में धक्का दे दिया और अपने आप से दूर कर दिया। वही ड्राइवर तो उसकी आवाज़ सुन के तो काम ही रहा था और वो बेचारी लड़की भी अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से डगमगा गई थी। अथर्व ने उसे गुस्से से घूरा और झुककर अपना टैब उठाते हुए बोला, ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाना। पता नहीं कब तुमसे पीछा छूटेगा और मैं चैन से जीऊंगा। जब से आई हो मुसीबत खड़ा करके रखा दिया है और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो बात बात पर उछलती रहती हो। अब क्या था? इतना सुनने के बाद तो उसके आंखों से तो टप टप आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। देखना एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें अपने कहे का एहसास होगा। आई हेट यू। तुम बुरे हो, बहुत बुरे। जानता हूँ, कुछ नया बताओ, अथर्व ने लापरवाही से कहा। तो उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद वो लोग अथर्व के बंगलौर पहुंच गए थे। वो लड़की तो उसका घर देख के तो हैरान ही रह गई। ठीक ही है, उतना अच्छा भी नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, जैसे खुद को संतुष्टि दे रही हो। अथर्व कार से बाहर निकला तो वो भी उसके पीछे पीछे निकलने लगी। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गया। अंदर तो सब कुछ काफी लग्जरियस और खूबसूरत था। अथर्व उसे सीढ़ियों से ऊपर लेकर आया और एक कमरे में ले गया। ये रहा तुम्हारा कमरा पर कुछ दिन के लिए, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये बोल वो उसे वही छोड़ बाहर आ गया। वो लड़की उसके पीछे से ही मुक्का बना दी और भागते हुए आई जैसे अभी उस पे झपट पड़ेगी। पर अथर्व अचानक ही पलट गया जिससे उसने झट से अपना हाथ नीचे कर लिया। पर अथर्व ने देख लिया और लाचारी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, कैसा दिन आ गया है अथर्व? रस्तोगी जिससे सब डरते हैं वो एक बच्ची जैसी लड़की की बेबी सिटिंग कर रहा है और ये मुझे थैंक यू बोलने की जगह मुक्का दिखा रही है। फिर वो वहां से लाचारी से चला गया। वही उसके जाते ही उस लड़की ने मुंह हट दिया। 1 घंटे बाद अथर्व अपने बड़े से चेयर में बैठा हुआ था और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल के पन्ने पलट रहा था। उसके सामने रोबिन सिर झुकाए खड़ा था। धनुषी संघवी, उम्र 18 साल, साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अपने कॉलेज की स्टार स्टूडेंट, साथ ही साथ 1 नंबर की नोटी और क्या क्या कारनामे किए हैं इसने अपने कॉलेज में? अथर्व ने एक सीरियस लुक देते हुए पूछा। धनुषी जी ने अपने कॉलेज के एक लड़के को एक बार खूब पिटा था क्योंकि उसने उनके साथ रैगिंग करने की कोशिश की थी और भी बहुत गुल खिलाया है उन्होंने। रोबिन ने धनुषी के तारीफों के पुल बांधते हुए कहा। तो अथर्व उसे घूरते हुए कहा, उसके पेरेंट्स कहाँ है? प्रेसिडेंट, उनके पेरेंट्स अब नहीं रहे। वो अपने मौसी और मौसा के साथ रहती है पर उनकी मौसी और मौसा उन्हें जरा भी नहीं मानते। ऐसा कह लीजिए ये एक्सीडेंट एक तरह से उन्हीं के कारण हुआ है। रोबिन की बात सुन अथर्व ने हैरानी से कहा, वो कैसे? रोबिन ने सिर झुकाते हुए कहा, उनकी मौसी जी उनको कोटे में बेच रही थी तो वो वहां से बचकर भाग गई और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अपनी जितनी भी स्टडी की है अपने दम पर की है। वो एक होटल में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। अथर्व को तो उसकी बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अपना इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर चला आया। वो सीधा अपने कमरे में गया और अपनी टाई की नॉट ढीली कर सिगार जलाकर पीने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो धनुषी के साथ क्या करें। मेड धनुषी के कमरे में गई और उसे एक ड्रेस देते हुए बोली, मैम आप इसे पहन लीजिए। धनुषी ने वो ड्रेस ले लिया। उसने देखा तो ये एक लॉन्ग फुल स्लीव्स शर्ट थी। वो उसके घुटनों तक आ रही थी। वो वॉशरूम में चली गई और चेंज करके बाहर आ गई। वो अभी बहुत क्यूट लग रही थी। तब तक मेड भी जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद अथर्व बाहर आया और धनुषी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही रूम का दूर खोला वो हैरान हो गया। धनुषी बेड पर उछल उछल कर डांस कर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? अथर्व की जोरदार आवाज कमरे में गूंज उठी जिसे सुन ध्वनि सकपका गई और सीधा बेड से नीचे गिरने लगी। पर वो गिरती उससे पहले ही अथर्व ने उसे पकड़ लिया। अब वो उसके बाहों में थी। धनुषी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वही अथर्व उसे ही घूर कर देख रहा था। उसने एक बार फिर गुस्से से पूछा, अब तुम कुछ बोलोगी भी? उसकी आवाज सुन धनुषी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और मुंह बनाते हुए बोली, मैं कहाँ कुछ कर रही थी? तो तुम बेड पर जंप क्यों कर रही थी? वो ये बेड बहुत सॉफ्ट है तो बस मेरा मन किया जंप करने का। क्या उसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? धनुषी ने गुस्से में कहा।
हाँ, तुम्हें कुछ भी करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ हर चीज़ मेरे हिसाब से होता है, तो तुम भी वही करोगी जो मैं कहूँगा, अंडरस्टैंड, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ये बोल उसने उसे बेड पर बैठा दिया। तो धनुषी वापस उससे लिपटते हुए बोली, तुम बहुत निर्दय हो, तुम्हें मुझे जैसी मासूम पर तरस नहीं आता है ना, तभी तो बार बार मुझे घर से निकालने की बात करते रहते हो। अथर्व ने उसे खुद से अलग किया और उसे घूरते हुए बोला, मुझसे दूर रहा करो, बार बार तुम्हें मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, और अब खाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ये बोल अथर्व वहां से अपने कमरे में चला गया। धनुषी उसे जाते हुए देखती रही और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, जब देखो अपनी हुकूमत चलाता रहता है, एक नंबर का अड़ियल आदमी है, अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है, डेविल प्रेसिडेंट। रात के करीब 12 बजे धनुषी अपने ऊपर चादर ताने हुए कांप रही थी। उसने डरते हुए खुद से कहा, मुझे अकेले नहीं सोना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो धीरे धीरे कदमों से उठी और दबे पांव दूर खोल बाहर आ गई। उसने इस वक्त अभी भी वही शर्ट पहन रखी थी। उसने अभी अपने हेयर को टाई करके रखा था। वो जल्दी जल्दी दबे पांव एक कमरे के सामने खड़ी हो गई। उसने धीरे से डोर ओपन किया तो कमरे में बहुत अंधेरा था, बस बालकनी से चांद की रोशनी आ रही थी, जिससे कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। सौभाग्य से ये अथर्व का ही कमरा था। धनुषी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगी, पर जैसे ही उसकी नजर बेड पर सो रहे अथर्व पर गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। अथर्व बेड पर अपने आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो तुरंत भागते हुए आई और ठीक उसके बेड में कूद गई। अपने बेड पर अचानक किसी के कूदने से अथर्व की बंद आंखें अचानक खुल गई। वैसे वो बहुत ही हल्की नींद सोता था। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उसके दिमाग का दही कर रखा था, जिसने 2 दिनों से उसका जीना हराम कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अथर्व ने टेबल में पड़ा हुआ लैंप ऑन कर चिल्ला कर कहा। धनुषी उसके इस तरह चिल्लाने पर घबरा गई और उसकी आंखें नम हो गई। मम्मा, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, प्लीज मुझे यहाँ सोने दो ना, उसने हकलाते हुए कहा। तुम्हें जहाँ सोना है सो पर यहाँ से जाओ, ये बोल उसने जैसे ही अपना हाथ उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। धनुषी जल्दी से उसके ऊपर आकर लेट गई और उसे कसकर दबोच लिया और रोते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, प्लीज मुझे मत निकालो ना। बेचारी अपनी पूरी ताकत लगाकर अथर्व को पकड़ रखा था, पर अथर्व के सामने थी तो एक चींटी ही। अथर्व तुरंत पलट गया और धनुषी को अपने नीचे कर लिया। अब अथर्व उसके ऊपर था। धनुषी अपनी टिमटिमाती आंखों से लगातार उसे देख रही थी और अथर्व भी उसकी हरी आंखों में खो रहा था। वो धीरे धीरे उस पर झुकने लगा। धनुषी उसे अपनी हैरान नजरों से उसे देखने लगी। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर अथर्व को हो क्या गया है। अथर्व उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, तुम यहाँ नहीं, सोफे पर सोओगी। फिर वो झट से उसके ऊपर से हट गया। धनुषी के पास अब कोई चारा ही नहीं था। वो बेमन से बेड से उठ गई और अचानक अथर्व के पास से ब्लैंकेट खींच ली। अथर्व तो अजीब तरीके से उसे ही देख रहा था। उसने लाचारी से अपना सिर हिला दिया। ध्वनि सोफे में लेट गई और ब्लैंकेट को अपने चेहरे तक ढक लिया। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा और वापस अपने बेड पर आराम से लेट गया, पर अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। लगभग आधे घंटे के बाद अथर्व अपने बेड से उठा और अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिया। वो घुटनों के बल सोफे के पास बैठ गया और धनुषी के चेहरे से ब्लैंकेट हटा दिया। अथर्व एकटक धनुषी को देखे जा रहा था। उसने धीरे से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे वापस उसके कमरे में ले गया। उसने धीरे से उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर वहां से चला गया। अगली सुबह 5 बजे अथर्व की नींद खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर है। उसने जब थोड़ा सिर उठाकर देखा तो धनुषी उसके ऊपर लेटे हुए थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये लड़की यहाँ कैसे आ गई और मेरी नींद क्यों नहीं टूटी? वही ध्वनि तो आराम से घोड़े बेचकर उसके ऊपर सो रही थी। अथर्व ने उसे हिलाते हुए कहा, ओए तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर धनुषी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और वैसे ही सोए रही। इसे तो कल मैं खुद इसके रूम में छोड़कर आया था, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? अथर्व ने खुद से कहा, ये लड़की सच में मुझे एक दिन पागल करके रख देगी। वो बार बार उसे उठाने लगा पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार अथर्व ने करवट ली और धनुषी को बेड पर लेटा दिया। उसका छोटा चेहरा उसके पूरी बाल से कवर हो चुका था। अथर्व के हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ बढ़ गए, पर वो अचानक रुक गया। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है इसकी तो मैं। वो तुरंत बेड से उठ गया और टेबल में रखा हुआ जग धनुषी के चेहरे पर पलट दिया, जिससे सारा पानी उसके चेहरे में गिर गया। धनुषी इस हमले से अचानक उठ के बैठ गई और खांसने लगी। पानी उसके मुंह के अंदर चला गया। अथर्व ने जब उसे इस तरह खांसते देखा तो उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आयु औक, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? धनुषी अब शांत हो चुकी थी। उसने अपने इंडेक्स फिंगर से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ हमारे अलावा और कौन दिख रहा है? ऑफ कोर्स से तुम ही से पूछूंगा। धनुषी अपना सिर धीरे से ऊपर नीचे करते हुए बोली, सही कहा तुमने, यहाँ तो बस हम ही है। रुको मैं बताती हूँ, तुम आराम से बैठो। अथर्व उसकी बात सुन उसे घूर कर देखने लगा और थोड़े कठोर आवाज में कहा, तुम चुपचाप मुझे बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, पहले बैठो। ये बोल वो बेड पर थोड़ी खिसक गई ताकि अथर्व आराम से बैठ जाए।
अथर्व ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया। आज से पहले उसने इतना बेबस अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। जो अथर्व किसी की नहीं सुनता था, बस अपनी चलाता था, आज उसे एक छोटी लड़की की बात माननी पड़ रही थी। क्या हुआ, कहाँ खो गए? धनुषी ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए कहा। अथर्व ने चिढ़ते हुए कहा, कहीं नहीं। फिर वो उसके बगल में बैठ गया। धनुषी ने देखा कि अब वो बैठ गया है तो वो उसके गोद में बैठ गई और अपना हाथ उसके गर्दन में लपेट लिया। अथर्व की भौहें आपस में जुड़ गई। वो घूरकर उसे देखने लगा तो धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा घूरकर मत देखो वरना आंखें बाहर आ जाएगी। अथर्व ने उसकी बात सुनकर मुंह फेर लिया तो धनुषी ने जबरदस्ती उसका मुंह अपनी तरफ किया और उसका चेहरा अपने छोटे हाथों में लेते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत निर्दय। जब तुमने रात में मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ दिया तो आधी रात में मेरी नींद टूट गई। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, पर मैं बहुत स्ट्रांग हूं ना, मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत पर ही तो दुनिया कायम है। मैं धीरे धीरे बेड से उठी और दबे कदमों से बाहर आई और धीरे से तुम्हारे रूम का डोर ओपन किया। मैंने देखा तुम आराम से सो रहे थे तो मैं भी तुम्हारे पास आ गई। धनुषी बच्चों के जैसे हाथ हिला हिला कर बोल रही थी और अथर्व भी उसे ही निहार रहा था। पता नहीं क्यों पर वो अभी उसे बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये एक नंबर की शैतान लड़की है जो मुझे सिर्फ परेशान करना जानती है। ये नॉटी है, प्यारी नहीं। अथर्व ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे खुद को सतावना दे रहा हो। वही धनुषी ने जब उसे वापस कहीं खोए हुए देखा तो जोर से उसके गर्दन में काट लिया। अचानक उसके इस तरह काटने से अथर्व की आह निकल गई। ये तुम क्या कर रही हो? अथर्व ने गुस्से में धनुषी को घूरते हुए कहा, तुम बार बार कहा खो जाते हो। जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए वरना मैं तुम्हें ऐसे ही बाइट करूंगी। धनुषी ने अपना हाथ फोल्ड कर लिया और अपना मुंह फुलाकर अथर्व से शिकायती लहजे में कहा। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, अथर्व रस्तोगी नाम है मेरा, मैं लोगों को ऑर्डर देता हूँ, लोग मुझे ऑर्डर नहीं देते और जो ऐसा करते हैं तुम जानती हो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। क्या करते हो? धनुषी ने उसे गौर से देखते हुए कहा और उसके बेहद करीब आ गई और उसकी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। अथर्व के हाथ खुद ब खुद उसके कमर में कस गए। उसने धनुषी को थोड़ा डराते हुए कहा, जो लोग मुझे ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं मैं उनके हाथ काट देता हूँ या फिर उनके सिर को धड़ से अलग कर देता हूँ या फिर। अथर्व आगे कुछ कहता कि धनुषी ने अपने कान में हाथ रख लिए और रोते हुए बोली, बस बस प्लीज मेरे हाथ मत काटना। ये बोल वो उससे दूर होने लगी पर अथर्व ने उसे कसकर पकड़ लिया और एक डेविल स्माइल देते हुए बोला, अरे अभी मैंने तुम्हें कुछ बताया ही कहा है, मेरी पूरी बात तो सुनो। धनुषी उसकी बात सुन डर गई और उससे छूटने की कोशिश करने लगी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। अथर्व ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, जिससे धनुषी उसके गले लगते हुए बोली, प्लीज तुम मेरे हाथ मत काटना वरना मैं तुम्हें हक कैसे करूंगी। उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन गई। अथर्व एकटक धनुषी को ही घूर रहा था, वही वो डर भरी नजरों से उसे देख रही थी और उसके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही थी। इस बार अथर्व ने उसे झटके से छोड़ दिया जिससे वो बेड पर ही गिर गई। आउच, तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोल वो जल्दी से उठी और अथर्व को धक्का देकर उसके ऊपर बैठ गई। अथर्व उसे अपनी डरावनी नजरों से देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, उठो मेरे ऊपर से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये डेविल, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम्हें पता भी है मेरा नाम क्या है जो तुमने मुझे धक्का देने की जुर्रत की? वो उसे घूरते हुए बोली। वो एक ही बात की रट लगाए बढ़ती थी। वही अथर्व ने उसकी बाहें पकड़ के खींची और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम, तुम ही बता दो मेरा नाम। धनुषी बीच में ही अटक गई। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, टेल मी योर नेम। अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। धनुषी ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मेरा नाम, हाँ याद आ गया। अथर्व ने जब सुना कि उसे उसका नाम याद आ गया तो वो उसे हैरानी से देखने लगा। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इसे इसका नाम याद आ गया, मतलब इसे सब कुछ याद आ गया। अब ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। थैंक गॉड इस नॉटी गर्ल से मेरा पीछा छूटा। अथर्व ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ बताओ क्या है तुम्हारा नाम? धनुषी ने उसे तिरछी नजरों से देखा और उसके सारे एक्साइटमेंट को चकनाचूर करते हुए कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरा नाम जानने की? क्या तुम्हें मेरी और अपनी कुंडली बनवाना है? खैर मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मेरा नाम है चंद्रमुखी। ये बोल वो उसे अपनी हरी आंखों से डराने की कोशिश करने लगी। अथर्व का मुंह बन गया, वो उसे अजीब तरीके से देखने लगा तो धनुषी ने अपनी उंगली उसके चेहरे पर फिराते हुए कहा, तुम्हें पता है जो चंद्रमुखी की बात नहीं मानता वो उसके साथ क्या करती है? अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या? वो उसका टैटुआ दबा देती है। ये बोल उसने अथर्व का गर्दन पकड़ लिया। पर अथर्व को उसके छोटे हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो उसे घूर रहा था जैसे अभी उसे पूरा निगल जाएगा। फिर धनुषी ने आगे कहा, वो उसके पैर को काटकर लंगड़ा बना देती है, आंखों को निकालकर कंचे खेलती है। अभी वो आगे कुछ बोलती कि अथर्व ने उसके हाथों को अपने गर्दन से हटाया और उसे पलटकर अपने नीचे करते हुए कहा, अथर्व रस्तोगी को डराने की कोशिश नॉट बैड। धनुषी उसे घबराई नजरों से देखने लगी तो अथर्व ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा गई, तुम्हारी चंद्रमुखी गिरी। ध्वनि ने जोर जोर से ना में सिर हिलाते हुए कहा, कहीं नहीं।
तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? अथर्व ने उसकी कलाई पकड़ बेड पर धंसाते हुए कहा। ना नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, धनुषी ने झेपते हुए कहा। तो अथर्व उसके ऊपर से उठते हुए बोला, सच्ची मुच्ची मैं कभी नहीं झूठ बोलती, मैं हरिश्चंद्र के खानदान से बिलोंग करती हूँ ना, तभी तो मेरा नाम चंद्रमुखी है और हमारे खानदान में झूठ बोलना गुनाह है, धनुषी ने अपना लॉजिक लगाते हुए कहा। अथर्व तो हैरानी से उसे देखने लगा, ये लड़की कितनी बड़ी झूठी है, अपना घटिया लॉजिक बताकर साफ साफ अपने झूठ से मुकर रही है, अथर्व ने खुद से कहा। तभी उसके दूर पर नॉक हुआ। अथर्व कुछ बोलता कि धनुषी भागते हुए उठी और डोर ओपन कर दिया। वही दरवाजे पर खड़ा रोबिन तो हैरानी से उसे देखने लगा, ये प्रेसिडेंट के कमरे से बाहर क्यों आ रही है? कहीं वो कुछ और सोचता कि अथर्व ने उसके सोच को लगाम देते हुए कहा, कीप योर बैड थॉट्स टू योरसेल्फ, और जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था वो इसे दे दो, अथर्व ने धनुषी की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोबिन ने जल्दी से सारा सामान धनुषी को दे दिया तो धनुषी उस सामान को देखते हुए प्यार से बोली, इसमें क्या है? ये तुम्हारी ड्रेस है और बाकी ड्रेस बाद में मेड तुम्हारे कबर्ड में अरेंज कर देगी, अथर्व ने कहा। तो धनुषी खुश हो गई, वो भागते हुए उसके पास आई और उसके गाल पर किश करते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अथर्व तो वही भूत बने खड़ा था और दूसरी तरफ रोबिन तो आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये प्रेसिडेंट को क्या हो गया है? वही धनुषी ने उसके दूसरे गाल पर किश किया और हंसते हुए बोली, वो क्या है ना, एक गाल पर किस नहीं करना चाहिए वरना चंद्रमुखी की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। फिर वो थैंक यू बोलकर वहां से भाग गई। वही रोबिन टकटकी लगाकर अथर्व को देख रहा था और जोकर की तरह मुस्कुरा रहा था। अथर्व ने जैसे ही गुस्से में एक कदम उसके तरफ बढ़ाया वो तुरंत वहां से फुर्र हो गया। अथर्व ने गुस्से में कहा, इस लड़की को सबक सीखना ही पड़ेगा, इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, और वहां से सीधा वॉशरूम चला गया। वही बाहर रोबिन भागते हुए जा रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था, आज बच गए वरना प्रेसिडेंट मेरा कचुम्बर बना देते। वही धनुषी के कमरे में वो जल्दी जल्दी शॉपिंग बैग को खोल रही थी। ओफो, इसे इतनी बार क्यों रैप किया गया है, जल्दी खुलता ही नहीं है। धनुषी ने जब अपना ड्रेस खोलकर देखा तो खुशी से उछलते हुए बोली, वाओ कितना प्रिटी है, ये एक रेड मिनी फ्रॉक थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम गई और थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो उसकी नज़र अथर्व पर गई, जो सोफे में पैर पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था और उसे ही घूर रहा था, पर वो इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। धनुषी ने अपना सिर झुका लिया और जल्दी से पीछे मुड़कर अपने कमरे में जाने लगी, पर वो एक कदम भी बढ़ा पति उसके कानों में एक गुस्से भरी आवाज आई, कम हियर। नो, तुम मुझे डांटोगे, धनुषी ने नामे सिर हिलाते हुए बोला। अथर्व ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता। धनुषी ने ना चाहते हुए भी अपने कदम अथर्व के तरफ बढ़ा दिया और उससे 10 कदम के दूरी में खड़ी हो गई। यहाँ आओ मेरे पास। धनुषी ने उसकी बात सुनी तो उसने खुद से कहा, यार तुझे क्या जरूरत थी इसे किश करने की, लगता है आज ये मुझे घर से निकाल कर ही रहेगा। फास्ट उसकी कानों में फिर एक दमदार आवाज पड़ी। धनुषी जल्दी जल्दी उसके पास गई और 2 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई और पास अथर्व ने उसे देखते हुए वापस कहा, जिससे धनुषी चिढ़ते हुए बोली, अब क्या मैं तुम्हारे सिर में चढ़ जाऊं? जो बोलना है यही से बोलो वरना ये बोल। वो अथर्व को आंखें दिखाने लगी। उसकी बात सुनकर अथर्व की भौहें तन गई। उसने उसे झटके से अपने पास खींचा जिससे वो सीधा उसकी गोद में गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गोद में बिठाने की? धनुषी ने उससे दूर जाते हुए कहा। तो अथर्व ने उसकी कमर को अपने बाहों में कसते हुए कहा, तुम खुद मेरे पास आओ, मुझे किश करो तो ठीक है और मैं तुम्हारे पास आओ तो गलत है? अथर्व ने सार्कास्टिकली मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि वो राइट सिर्फ मेरा है, मैं किसी के भी करीब जा सकती हूँ, किसी को भी किश कर सकती हूँ, पर तुम मेरे पास करीब नहीं आ सकते, धनुषी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जिसे सुन अथर्व का पारा हाई हो गया। उसने वापस उसके शब्दों को दोहराया, किसी को भी मेरी जगह कोई और होता तो तुम उसे भी किस करती है? हाँ क्यों नहीं, धनुषी ने कहा। तो उसकी बात सुन अथर्व ने गुस्से में कहा, निकल जाओ मेरे घर से। इस बार धनुषी ने कुछ नहीं कहा और घर से बाहर जाने लगी। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, देखो मैं जा रही हूँ तो जाओ ना, रोका किसने है? अथर्व ने गुस्से में कहा। उसे लगा नहीं था कि धनुषी इतनी आसानी से चली जाएगी। वही धनुषी ने जब उसकी बात सुनी तो वापस पीछे मुड़ते हुए कहा, देखो मैं जा रही हूँ, फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, इसलिए टाइम है, रोक लो मुझे। पर इस बार अथर्व ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। धनुषी ने उसे जाते हुए देखा तो गुस्से में दंदनाते हुए बाहर निकल गई। तभी दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। मैम आप कहाँ जा रही है? धनुषी ने कुछ नहीं कहा। वही अथर्व जो बालकनी से खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था, उसने बॉडीगार्ड को फोन किया। हेलो प्रेसिडेंट, उस बॉडीगार्ड ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। उस लड़की को जाने दो, ये बोल उसने कॉल कट कर दिया। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोल दिया तो धनुषी गुस्से में बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, वो आगे चलने लगी। धनुषी को रोने का मन कर रहा था। उसने रोते हुए कहा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो चलते चलते बहुत आगे निकल गई थी।
वही उससे कुछ दूरी में एक जीप खड़ी थी जिसमें कम से कम 6 लोग थे। उनमें से एक ने कहा, देखना यार क्या माल है। वही जब सबकी नज़र जब धनुषी पर गई तो सबने अपने होठों में जीभ फेरते हुए कहा, उफ क्या लगती है हुस्न की अप्सरा। वो लोग तुरंत जीप से बाहर आ गए और धनुषी के पीछे पीछे चलने लगे। धनुषी ने जब अपने पीछे आहट सुनी तो जल्दी से पीछे पलट कर देखा। जहां कुछ लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे वो भागने लगी, पर तब तक एक आदमी ने उसे धर दबोचा। धनुषी ने जल्दी से उसकी पैरों के बीच वार किया जिससे वो जमीन पर गिर गया। बाकियों ने जब अपने साथी को इस हालत में देखा तो घबरा गए। एक आदमी ने तुरंत एक झापड़ धनुषी के गालों में रसीद दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सिर एक पत्थर से टकरा गया जिससे उसकी सिर में चोट लग गई और उससे खून निकलने लगा। वो दर्द से तड़प उठी। वो आदमी ने गुस्से में कहा, इस लड़की को तो हम सबक सिखाएंगे। ये बोल उसने कसकर उसका बाल खींच दिया जिससे धनुषी रोने लगी। सिर में चोट लगने से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी एक आदमी अचानक हवा में उछल गया। सबने जब पीछे पलट कर देखा तो एक लग्जूरियस फरारी उनके सामने खड़ी थी। सब उस कार को देखकर सदमे में आ गए थे। तभी एक आदमी उस कार से बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू टू टच हर यू ब्लडी बास्टर्ड। सबने जब उस आदमी को देखा तो एक आदमी टैक्सीडो और उसके ऊपर एक लॉन्ग कोट पहन रखा था। इस वक्त वो किसी नर्क से आया हुआ देवता लग रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत सामने खड़ी है। वो आदमी जल्दी से उन लोगों के पास आया और सबको एक एक कर मारने लगा। उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही फास्ट थी। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसकी पीछे बहुत सारी कार्स खड़ी थी। उस आदमी के सारे बॉडीगार्ड ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर रखा था जिससे भागने का तो कोई चांस ही नहीं था। कुछ देर में सारे आदमी अधमरी हालत में लाश की तरह जमीन में पड़े थे। उस आदमी ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को कहा, इन लोगों को ठिकाने लगाओ। बॉडीगार्ड ने उसकी बात सुन जल्दी हाँ में सिर हिलाया। फिर उस आदमी ने धनुषी की हालत देखी तो उसकी आंखों में एक बार फिर खून उतर आया। जगह जगह चोटों के निशान, उसके गालों पर थप्पड़ के निशान। उस आदमी ने तुरंत धनुषी को अपनी बाहों में उठा लिया। तो दोस्तों कौन है वो आदमी जिसने धनुषी को बचाया? उस शख्स ने जल्दी से धनुषी को अपनी गोद में उठाया और अपने लग्जरियस कार में बैठा दिया। धनुषी बेसुध सी उसकी बाहों में थी। उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। उस आदमी ने जल्दी से अपने असिस्टेंट से कहा, डॉक्टर की टीम रेडी करवाओ। यस, प्रेसिडेंट रोबिन ने कहा। थोड़ी देर में उनकी कार घर पहुंच गई। अथर्व ने वापस उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया जहां डॉक्टर्स की टीम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अथर्व ने जल्दी से धनुषी को बेड पर लेटाया तो एक डॉक्टर उसे चेक करने लगी। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा और टेंशन की कोई बात नहीं है। अथर्व ने उसे अपने आंखों से जाने का इशारा किया तो सारे डॉक्टर्स तुरंत वहां से चले गए। अथर्व भी धनुषी के बगल में बैठ गया और उसके गालों को अपने हाथों से सहलाने लगा जहां थप्पड़ का निशान था। तभी धीरे धीरे धनुषी की आंखें खुलने लगी। अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने एक दो बार अपनी पलकें झपकाई तो उसकी नजरें अथर्व से जा मिली जो उसे ही देख रहा था। धनुषी ने जब उसे अपने सामने देखा तो झटके से उठ गई, पर अथर्व ने उसे वापस पकड़ के बेड पर बैठा दिया। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब वो तुम ही थे जिसने मुझे घर से बाहर निकाला था। अब मैं इस बकवास घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बोल वो वापस जाने लगी तो अथर्व ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी आसानी से चली जाओगी। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। धनुषी उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अथर्व को देखते हुए कहा, तो तुम उस वक्त सीरियस नहीं थे? तुम नहीं चाहते थे मैं घर से बाहर निकल जाऊं? अथर्व ने उसकी बात सुनी पर कुछ कहा नहीं। उसे खुद नहीं पता था। जब उसने धनुषी को घर से निकाला तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल गया। और जब धनुषी को उस हालत में देखा तो उसकी सोच ठीक निकली। वहां वो मुसीबत में थी। धनुषी ने जब उसे वापस कुछ सोचते हुए देखा तो अपना माथा पिट लिया और उसकी गोद में बैठ गई। अथर्व को जब महसूस हुआ कि वो लड़की फिर से उसकी गोद में बैठ गई है तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा। अथर्व कुछ बोलता कि धनुषी ने उसकी गर्दन में अपना हाथ लपेट लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसाते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, पर मैं ही पागल हूं जो तुम्हारे मजाक को सीरियसली ले लिया और घर छोड़कर चली गई। पर तुम टेंशन मत लो, अब मैं ये प्यारा सा घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है? अथर्व उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगा। आखिर उसका मतलब क्या था कि वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी? पहले यही लड़की इस घर को बकवास कह रही थी और अब प्यारा कह रही है। ये गिरगिट से भी जल्दी अपना रंग बदलती है। धनुषी अभी भी उसकी गर्दन में घुसी हुई थी जिससे अथर्व को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पहले तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी गर्म सांसें उसे बेचैन कर रही थी। अथर्व ने उसे अपनी गर्दन से बाहर निकाला और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम बात बात पर मेरी गोद में आकर क्यों बैठ जाती हो? उसकी बात सुन धनुषी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, फाइन, अब से मैं तुम्हारे गोद में नहीं बैठूंगी। अथर्व उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अब से मैं तुम्हारे गोद में नहीं बैठूंगी, किसी और के गोद में जाकर बैठूंगी। ये ठीक रहेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
ये बोल वो उसके ऊपर से जैसे ही उठने लगी, अथर्व ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और आंखें फाड़े उसे देखने लगा। उसने जल्दी से कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे ही गोद में बैठना, अगर किसी और के करीब गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, तुम मुझे पागल कर दोगे, अभी तुम्हें ही तो मेरे गोद में बैठने से प्रॉब्लम हो रही थी, अब जब मैं कह रही हूँ तुम्हारे गोद में नहीं किसी और के गोद में बैठूंगी तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, चाहते क्या हो मुझसे? धनुषी की ये सब बातें सुनकर अथर्व ने उसे अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, तुम कहो तो काट दूं। अब अथर्व उसके नर्म होठों पर अपने उंगली फेरते हुए कहा, जिससे धनुषी ने झटके से अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख दिया और अपनी गर्दन को जोर जोर से ना में हिलाने लगी। अथर्व उसे देख हल्के से मुस्कुरा दिया, पर जल्द ही अपने एक्सप्रेशन छुपा भी लिए। ठीक है, अब ज्यादा मेरे सामने बोलना मत, वरना सच में जुबान काट दूंगा, और अब तुम रेस्ट करो। फिर अथर्व ने उसे अच्छे से बेड पर लेटा दिया और उसकी ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। धनुषी ने भी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही अब उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। अब उसकी आंखों में किसी को मारने का जुनून था, उसका चेहरा डार्क हो चुका था। वो अपने लंबे लंबे कदमों से बाहर आ गया और अपनी फरारी कार में बैठ गया। एक कमरे में कई लोगों को बांध कर रखा गया था। सबकी हालत काफ़ी खराब थी, सबका शरीर खून से लथपथ था। उन सबको चारों तरफ से वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड घेर कर खड़े थे। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, वो लोग चीखने चिल्लाने लगे। तभी एक आदमी अंदर आया, उसकी चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था। सबकी नज़र जब उस आदमी पर गई तो सबकी सांसें थमसी गई, जैसे उसने सबकी सांसें अपने कब्जे में कर लिया हो। ब्लैक सूट में वो बहुत ही हैंडसम और ख़तरनाक लग रहा था। वो तुरंत एक किंग साइज चेयर में अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसकी नीली आंखें इस वक्त किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी थी। तुम में से किसने उस लड़की को थप्पड़ मारा था? अथर्व ने उन सब आदमियों को घूरते हुए कहा। पर किसी ने कुछ नहीं कहा, जिससे अथर्व का गुस्सा भड़क रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, आंसर मी डैम इट। उसकी आवाज़ सुन सब कांपने लगे। उन सब लोगों ने एक आदमी की तरफ अपने उंगलियों से इशारा किया। वही उस आदमी की हालत खराब हो गई जिसने धनुषी को थप्पड़ मारा था। उसकी दोस्तों का इशारा खुद की तरफ पाकर वो सहम गया। हाथ काट दो, इसके कमरे में एक खतरनाक आवाज़ गूंज उठी जो दिल को दहलाने के लिए काफ़ी थी। वही उस आदमी ने सुना कि उसके हाथ काट दिए जाएंगे तो वो घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी एक बॉडीगार्ड आया और जैसे ही उसका हाथ काटने गया तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, स्टॉप। उस बॉडीगार्ड ने तुरंत मुड़कर अथर्व को देखा और सिर झुकाते हुए बोला, यस प्रेसिडेंट। वही सब जैसे राहत की सांस लिए कि अथर्व अब उन सबको छोड़ देगा। तभी एक बार फिर अथर्व ने शैतानी तरीके से मुस्कुराकर कहा, एक बार में नहीं, धीरे धीरे हाथ काटो। उसके इस तरह बोलने से वो आदमी चिल्लाने लगा, तुमने मेरे हाथ को गाजर मूली समझ के रखा है क्या, जो ऐसे काट देने को बोल रहे हो? उसकी बात सुन अथर्व उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ अपने दोनों पॉकेट के डाल लिया और उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तो तुमने क्या उस लड़की को खिलौना समझ रखा था जो उसके साथ बदतमीजी करने पर उतर गए थे? तभी एक बॉडीगार्ड वापस धीरे धीरे उसके हाथों को रेतने लगे। उस आदमी की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी और बाकियों ने अपने आंखें बंद कर लिए। अथर्व ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, इन लोगों को जितना हो सके उतना टॉर्चर करो और टुकड़े टुकड़े कर जंगली जानवरों को खिला दो। उसके जाते ही जैसे कमरे में सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी जो किसी के रूह को भी अंदर तक कांप देता। पर अथर्व रस्तोगी तो डेविल प्रेसिडेंट है, ये आवाज़ सुन उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वही दूसरी तरफ धनुषी अब ठीक थी। उसके सिर पर बस बैंडेज बंधी हुई थी। भगवान के दया से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस कुछ खरोचों के निशान थे जिससे अब खून आना बंद हो चुका था। वो धीरे धीरे उठने लगी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैम, आप कहाँ जा रही है? प्रेसिडेंट ने आपको कहीं जाने से मना किया है, आप सिर्फ रेस्ट कीजिए, एक मेड ने उसे रोकते हुए कहा। पर धनुषी ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। फिर वो धीरे धीरे अथर्व के कमरे की तरफ जाने लगी, पर जब वो कमरे में गई तो वहाँ कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, फिर वॉशरूम के डोर नॉक करते हुए बोली, डेविल क्या तुम अंदर हो? पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने डोर ओपन करके देखा तो वॉशरूम में भी कोई नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से एक कठोर आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसे सुन वो हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो अथर्व उसे अपनी तीखी नज़रों से घूर रहा था। वो हकलाते हुए बोली, मैं वो। अथर्व उसके तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा तो धनुषी अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पीछे चलते चलते एक टेबल से टकरा गई। अथर्व ठीक उसके सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा तो धनुषी पीछे की तरफ झुकने लगी। अथर्व ने टेबल से एक फाइल उठाया और उससे 2 कदम पीछे हट गया। उसने धनुषी को देखा जो अपनी आंखों को बंद किए खड़ी थी। उसे देखकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अपना हाथ फोल्ड कर लिया और उसे ही घूरने लगा। लगभग 2 मिनट बाद धनुषी को एहसास हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है तो उसने अपनी आंखें खोल दी और उसकी नज़र सीधा अथर्व से जा मिली, जो उसे देख शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था।
धनुषी उसे देख झेप गई, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने खुद से कहा, ये क्या किया तुमने? ये डेविल अब तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? हे भगवान, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मुझे लगा ये डेविल मुझे उफ भाग ले यहाँ से, वरना शर्मिंदगी से ही मर जाएगी। वो सार्कास्टिकली हंसने लगी और धीरे धीरे दूर की तरफ बढ़ने लगी, पर वो एक कदम भी बढ़ा पाती अथर्व ने उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और उसके कमर को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे पकड़ ढीली होने पर वो यहाँ से भाग जाएगी। धनुषी ने सिर ऊपर कर देखा तो अथर्व उसे ही देख रहा था। ये क्या कर रही थी तुम? अथर्व ने उसकी कमर को और जकड़ते हुए कहा, जिससे धनुषी की डर के मारे हालत ही खराब हो गई। धनुषी की डर के मारे हालत खराब हो रही थी, तभी अचानक अथर्व का फोन रिंग करने लगा। अथर्व ने पहले उसे एक नज़र देखा, जिसका चेहरा काफी खुश नजर आ रहा था। उसने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो मैं बाद में बताऊंगा। फिर उसने जल्दी से अपना फोन उठा लिया। उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। फिर उसने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस बाहर आ गया। धनुषी उसे आंखें फाड़े देखने लगी, वो तो जैसे हवा की तरह वहां से गायब हो गया। ये आदमी इतनी जल्दी कहाँ गया? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और अपना सिर खुजलाते हुए वहां से चली गई। वो जा ही रही थी, तभी उसके कानों में कुछ सर्वेंट्स की आवाज आई। पहली मेड ने कहा, पता नहीं प्रेसिडेंट किसे उठाकर यहाँ ले आए हैं, मुझे तो वो लड़की जरा भी नहीं पसंद। तभी दूसरी मेड ने कहा, सही कहा तुमने, जरूर उसने अपने हुस्न के जादू से प्रेसिडेंट को फंसाया होगा, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो उस लड़की से इतनी जल्दी इम्प्रेस कैसे हो गए। ये तो वही जाने, पहली मेड ने कहा, और फिर ना जाने उन दोनों ने धनुषी के बारे में कितना बुरा भला बोला। फिर दोनों वहां से चली गई। वही इन दोनों की बातें धनुषी के दिल में सीधे खंजर की तरह वार किया था। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसने खुद से कहा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अगर इन्हें मैं नहीं पसंद तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो, मैं आज ही वापस चली जाऊंगी यहाँ से दूर। वो इतना कहकर वहां से बाहर आ गई। उसने देखा बाहर कोई बॉडीगार्ड नहीं है। उसे थोड़ी हैरानी हुई, फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और वहां से बाहर आ गई। वो बस रोते रोते आगे आगे जा रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी, वो डेविल प्रेसिडेंट सही कहता है, मैं सबको बहुत परेशान करती हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे में हाथ रखा। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक 24 साल का लड़का वहां खड़ा था। उसकी हाइट 6'1" थी, दिखने में वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसकी काली गहरी आंखें झील जैसी शांत थी। धनुषी अपना सिर उठाकर अपने बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धनुषी, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? धनुषी ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम कौन हो? धनुषी ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। धनुषी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे भूल गई? मैं करण, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं तुम्हारा सीनियर था, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? करण ने थोड़ा हैरानी से पूछा। ओ सॉरी करण, पर मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे अपने और अपने से जुड़े इंसान के बारे में कुछ भी याद नहीं है, धनुषी ने उदास होते हुए कहा। करण ने थोड़ा शौक होते हुए कहा, तुम्हारा मतलब तुम्हारी याददाश्त चली गई है? उसकी बात सुन धनुषी ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। ये बोल वो जैसे ही जाने लगी, करण ने उसे रोकते हुए कहा, पर तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे ये रोड लेकर जाए वही चली जाऊंगी, धनुषी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसकी बात पर करण मुस्कुरा दिया और उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ और तुम्हारे मॉम डैड क्या कहेंगे? धनुषी ने उससे अलग होते हुए कहा। शशिश, तुम तो लगता है सचमुच सब कुछ भूल चुकी हो। मेरी सिस्टर तुम्हारे क्लास में ही पढ़ती है और मेरे मॉम डैड भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इनफैक्ट बेटी ही मानते हैं। तुम अपने मौसी मौसा के साथ रहती थी, पर वो बहुत बुरे थे, तुम्हें हमेशा मारते थे, उन्होंने तुम्हें तो को। ये बोल वो चुप हो गया और अपने मन में कहा, ये मैं क्या बोलने जा रहा था? मैं धनुषी को नहीं बता सकता कि इसकी मौसी और मौसा ने इसे कोठे में भी बेचने की कोशिश की है, बेचारी मासूम का दिल टूट जाएगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? और मेरे मौसी और मौसा इतने बुरे थे? धनुषी ने हैरानी से कहा। तो करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ चलो। पर धनुषी कुछ बोलती कि करण ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे। अच्छा, वो तो मुझे पता है, करण ने कहा। तो धनुषी ने अपने 2 उंगलियों को अपने गर्दन के बीचों बीच रखते हुए कहा, कसम से। उसकी इस हरकत पर करण हंस दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो।
अच्छा, पर सब मुझे बोलते हैं मैं सबको परेशान करती रहती हूँ, इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता, धनुषी ने उदास होते हुए कहा। तो करण ने थोड़े गुस्से में कहा, चुप, तुम किसी को परेशान नहीं करती, तुम तो बहुत अच्छी और प्यारी हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है, और जिसने भी तुमसे ऐसा कहा ना वो खुद सबसे बड़ा पागल होगा। अब चलो मेरे साथ। ये बोल उसने धनुषी को अपने बाइक में बिठाया। तो धनुषी ने उतरते हुए कहा, क्या मैं बाइक चला सकती हूँ? क्या तुम्हें बाइक चलाने आती है? करण ने हंसते हुए कहा। तो धनुषी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, पर तुम मेरे पीछे बैठना और हैंडल संभाल लेना, जब मुझसे नहीं संभलेगी तो। करण ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसको बैठा कर ठीक उसके पीछे बैठ गया। धनुषी ने हैंडल पकड़ लिया और बाइक चलाने लगी, पर कुछ सेकंड्स में ही उसका बाइक डिसबैलेंस करने लगा। तो करण ने जल्दी से धनुषी के हाथों से हैंडल संभाल लिया। करण ने हंसते हुए कहा, तुम तो मुझे आज स्वर्ग के दर्शन ही करा देती। फिर वही उसके पीछे से हैंडल संभालने लगा और धनुषी हंसते हुए उससे बातें करने लगी, तुम सच में बहुत अच्छा बाइक चलाते हो, तुम ना मुझे भी सिखाना। करण ने उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहा, तुमने कहा कुछ दिल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तो फिर इन दिनों तुम कहाँ रहती थी? वो मैं एक आदमी के घर में रहती थी जिसने मेरी जान बचाई थी, पर उसके घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं वहां नहीं रुकी। धनुषी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, वो तुम इसलिए इस टाइम घर से बाहर हो? देखो धनु, ऐसे अकेले घर से बाहर निकलना इट्स नॉट सेफ, अब ऐसा मत करना। करण ने उसे समझाते हुए कहा। ओह बट ये धनु कौन है? धनुषी ने उसे देखते हुए पूछा। तो करण ने हंसते हुए कहा, तुम हो, मैं तुम्हें धनु तो बुला सकता हूं ना? हाँ, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। करण और धनुषी घर पहुंच चुके थे। करण का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन था जहाँ अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे। वाओ करण, तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर है, धनुषी ने उसके घर की तारीफ करते हुए कहा। तुमसे कम, करण ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों अंदर चले गए। धनुषी ने देखा वहाँ एक औरत और एक आदमी बैठा हुआ है, साथ में उसकी उम्र की एक लड़की भी। हेलो मॉम डैड, देखिए कौन आया है, करण ने धनुषी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों उसे देखने लगे। अन्नू ने जैसे ही धनुषी को देखा वो भागते हुए आई और उसके गले लग गई। अन्नू एक खुशमिजाज लड़की थी, हंसना और हंसाना उसका पसंदीदा काम था। वो एक सुंदर और अच्छी लड़की थी। हे धनुषी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी और तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? सब ठीक तो है ना? इतने सारे सवाल सुन धनुषी को समझ नहीं आ रहा था कि बेचारी क्या जवाब दे, एक तो वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। तभी बीच में सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, वहां खड़ी क्यों हो? धनुषी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और करण के तरफ देखने लगी। तो करण ने उसे जाने का इशारा किया। धनुषी दोनों के पास चली गई और सोनाली और वीरेन जी के पैर छुए। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? बेटियां पैर नहीं छूती बल्कि गले लगती है। ये बोल वीरेन ने उसे अपने गले से लगा लिया। और बताओ कहाँ थी तुम इतने दिनों से? सोनाली ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। तो धनुषी चुप हो गई। करण ने उसे जब चुप देखा तो सबको देखते हुए कहा, वो धनुषी को कुछ याद नहीं है। याद नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अन्नू ने उसे देखते हुए पूछा। वो छोटी एक्चुअली कुछ दिन पहले धनुषी का एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसके दिमाग में गहरा असर पड़ा और इस वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। करण की बात सुन सब शौक होकर उसे देख रहे थे। अन्नू ने उदास होते हुए कहा, इसका मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे भूल गई है। अन्नू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? अब तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो और उसे हम याद नहीं तो क्या हुआ, वो अब हमें अच्छे से जान लेगी क्यों धनुषी? सोनाली ने धनुषी को देखते हुए कहा। तो धनुषी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और कहा, आप सब सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। वहीं दूसरी तरफ अथर्व अपने घर पहुंच चुका था। इस वक्त उसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे। उसके शर्ट में जगह जगह खून के धब्बे थे, पर उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल शांत समुंदर जैसी लग रही थी। वो तुरंत अपने कमरे में गया और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर आ गया। इस वक्त उसने एक ट्राउजर पहन रखा था और ऊपर एक टी शर्ट जिसमें उसकी बॉडी साफ दिख रही थी। वो बाहर आ गया। आज ये घर इतना शांत कैसे है और वो नॉटी कहीं दिख नहीं रही है? ऐसे तो रोज मेरे सिर पर तांडव करती है। ये बोल वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। अब ये लड़की कहाँ गई? ये बोल वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगा। तभी एक पेपर हवा से उड़कर उसके पास आ गया। उसने उसे पकड़ लिया और देखा तो ये एक लेटर था जो कुछ इस तरह लिखा हुआ था। डियर डेविल प्रेसिडेंट, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम है और उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बिना परमिशन के तुम्हारे करीब आई, बट आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। बट मुझे तुम्हारे पास बहुत सेफ फील होता था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती थी, बिना पूछे तुम्हारी गोद में बैठ जाती थी। मैंने तुम्हें बाइट किया और बिना पूछे किस किया, उसके लिए भी बहुत सारा सॉरी। पर अब तुम टेंशन मत लो क्योंकि अब तुम्हारा मुझसे पीछा छूट चुका है। अब तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें सताने वाला कोई नहीं होगा। तुम आराम से अपने घर में रह सकते हो। तुमने मुझे कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया, उसके लिए भी थैंक यू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी और खासकर तुम्हारी गोद को, तुम्हारी दुश्मन
ये लेटर पढ़कर तो जैसे अथर्व जम सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट में उसकी दुनिया उजड़ गई हो। तुमने तो कहा था तुम कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी और ना ही मुझे, फिर अचानक तुम्हें क्या हुआ? ये बोल अथर्व एक बार और उस लेटर को पढ़ने लगा और उसे देखते ही उसकी मुट्ठी उस लेटर में कस गई। व्हाट द हेल, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जा सकती हो? नो बेबी नो, कभी नहीं। तुम मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में जगह बनाकर इतनी आसानी से उस जगह को वापस खाली छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत जल्द तुम्हें वापस इसी जगह आना है। फिर वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और अपने कमरे में आ गया। उसने सिगार निकाला और लाइटर से जलाकर उसे पीने लगा। उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। उसने अपने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपने बेड की तरफ बढ़ गया। वो अपने बेड को अनायास ही छूने लगा, जैसे धनुषी अभी भी उसकी बेड में मौजूद हो। उसे हर चीज में बस धनुषी की छवि नजर आ रही थी। तब उसे याद आया कि कैसे धनुषी ने अचानक उसके गाल पर किस किया था और वो बस जम सा गया था। वो ये बात सोचकर मुस्कुरा उठा। तभी उसके कानों में धनुषी की एक बात गूंजने लगी। जब वो दोनों हॉस्पिटल से आ रहे थे तब उसने उससे कहा था, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, देखना एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें अपने कहे का एहसास होगा। आई हेट यू, तुम बुरे हो, बहुत बुरे। सही कहा तुमने, मैं शायद बहुत बुरा हूं, इसलिए तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अथर्व ने खुद से कहा और गुस्से से फ्लावर वाज उठाकर शीशे में मार दिया, जिससे वो एक झटके में चकनाचूर हो गया। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, कम बैक। ये बोल वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। डाइनिंग टेबल पर धनुषी और बाकी सब आराम से बैठे डिनर कर रहे थे। तभी बीच में अन्नू बोल पड़ी, मॉम आपने ये क्या बनवाया है? ये भिंडी की सब्जी कौन खाता है? मैं खाती हूँ, सोनाली ने अपना डिनर करते हुए कहा तो सब हंसने लगे और अन्नू का मुंह बन गया। उसने अपने प्लेट में रखा सारा भिंडी का सब्जी करण के प्लेट में उड़ेल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई आजकल तो आप काफी हैंडसम होते जा रहा हो, ये भिंडी खाओ ना, इससे आप और ग्लो करोगे। उसकी बात सुन करण की एक भौहें तन गई। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? चुपचाप अपना खाना खाओ, उसने उसे घूरते हुए कहा और वापस अपना डिनर करने लगा। वही धनुषी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी उसे अथर्व की बहुत याद आ रही थी। हालांकि वो उससे हमेशा चिढ़ता था, पर आदत तो धनुषी को उसी की थी। करण ने जब धनुषी का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसे मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ धनु, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, धनुषी ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। वही करण के मुंह से धनु सुनकर सब उसे है रानी से देखे लगे। अन्नू ने करण के बाल बिगाड़ते हुए कहा, ओए होए क्या बात है? धनु उसके इस तरह बोलने से सब मुस्कुरा दिए और वही करण उसे गुस्से से घूरने लगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आपको जो बोलना है बोलो, अन्नू ने अपने मुंह में स्पून डालते हुए कहा और अजीब तरीके से हंसने लगी। बच्चों जल्दी से डिनर करो और अपने अपने कमरे में सोने जाओ, कल तो सबको कॉलेज जाना है, वीरेन ने बीच में बोलते हुए कहा। क्या धनुषी भी कॉलेज जा सकती है? अन्नू ने बीच में जोर से बोलते हुए कहा। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो भी कॉलेज जा सकती है, वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वापस खाने लगा। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में जाने लगे तो करण ने धनुषी से कहा, आओ मैं तुम्हारा कमरा तुम्हें दिखा देता हूँ। धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ जैसे ही जाने लगी अन्नू ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं धनुषी मेरे कमरे में रहेगी। पर करण कुछ कहता कि अन्नू ने सोनाली को कहा, मॉम प्लीज ना, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। वीरेन ने तुरंत कहा तो अन्नू भागते हुए आई और वीरेन के गाल में किस करते हुए बोली, थैंक यू डैड। फिर सोनाली को भी किस कर दिया। फिर धनुषी का हाथ पकड़ करण को आंखें दिखाते हुए चली गई, जैसे कहना चाहती हो, मॉम डैड तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। वही करण उसे देख अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में चला गया। उन सब के जाते ही वीरेन ने सोनाली से कहा, धनुषी कितनी प्यारी बच्ची है, उसे उसकी मासी से दूर ही रखना होगा। सही कहा आपने, वरना उस औरत की गंदी नजर बेचारी बच्ची पर लग जाएगी। वही दूसरी तरफ एक कमरे में एक आदमी सोफे में बैठे ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था और अपने हाथ में पकड़े कागज को देखे जा रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि अथर्व ही था, जिसकी भूख प्यास तो जैसे मर ही चुकी थी। उसने उस कागज को देखते हुए खुद से लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, प्लीज कम बैक ना यार, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे परेशान करो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गोद में बैठो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बाहें मेरी गर्दन में लपेटो, मुझे बहुत अकेला लग रहा है। तुम जब आई तो जैसे मेरी जिंदगी में वापस रंग आ गया था, पर तुम्हारे जाते ही मेरी जिंदगी वापस बेरंग हो गई। तभी उसके कमरे में किसी ने नॉक किया। कम इन, अथर्व ने अपने रूड वॉइस में कहा। तभी रोबिन अंदर आया। उसने अथर्व को देखते हुए कहा, प्रेसिडेंट मैं और हमारी टीम उन्हें पूरी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें वो कहीं नहीं मिल रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट फाइंड हर अदरवाइज आई विल किल यू। अथर्व की ऐसी बातें सुन बेचारा रोबिन डर गया। आओ के प्रेसिडेंट, वी विल डेफिनेटली फाइंड हर। फिर वो तुरंत वहां से भाग गया। वही अथर्व ने जोर से ड्रिंक की बोतल जमीन पर पटक दिया और अपने टेबल में रखी सिगार लाइटर से जलाकर पीने लगा और बालकनी में आ गया। वही दूसरी तरफ धनुषी अन्नू के वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी
कि उसका पैर जमीन में गिरे हुए सोप पर पड़ा और वो फिसलने लगी, पर वक्त रहते उसने सिम को पकड़ लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ओ गॉड, आज तो फिर मेरी याददाश्त चली जाती। वही अथर्व भी जैसे अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। धनुषी, उसके मुंह से एकाएक शब्द निकला। उसे ऐसा लगा जैसे अभी वो किसी मुसीबत में हो। अथर्व का लड़खड़ाना अब ये ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुआ था या फिर भगवान ने पहले ही दोनों के रूह को एक दूसरे से जोड़ दिया था, ये तो भगवान ही जाने। अथर्व जल्दी से अपने कमरे में गया और किसी को कॉल किया। उधर से तुरंत ही कॉल रिसीव भी कर लिया गया। उधर से कोई कुछ बोलता कि अथर्व बोल पड़ा, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, उसके बारे में पता करो कि वो अभी कहाँ है, और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि अथर्व रस्तोगी को कोई भी चीज में देरी करने की आदत नहीं है। वो अभी किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। धनुषी और अन्नू एक साथ बेड पर लेटे हुए थे कि तभी अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, बता क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? कहाँ थी तू इतने दिनों से? मैं तो एक डेविल के घर में रहती थी। धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाट डेविल? अन्नू ने चौंकते हुए कहा। हाँ डेविल, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? वो सच में एक डेविल है। मैं तो उसके सामने बहुत छोटी लगती हूँ। वो मुझसे बहुत बहुत ज्यादा लंबा है। मैं जब उसके गोद में बैठती हूँ ना तब भी मैं उसके चेस्ट तक ही आ पाती हूँ। पता नहीं वो क्या खाता है, मुझे भी लंबा होना है। और तुम्हें पता है वो बहुत ही हैंडसम दिखता है, उसकी ब्लू कलर की आईज है, पर वो मुझसे बहुत गुस्सा रहता है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है फिर भी वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, इसलिए मैं उसे छोड़कर आ गई जिससे अब उसे गुस्सा नहीं आएगा और वो आराम से अपनी लाइफ में खुश रहेगा। ये बोलते वक्त धनुषी की आंखें नम होने को चली थी। अन्नू बस उसे ही एकटक देखे जा रही थी और शायद वो उसके मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को भी समझ रही थी। उसने धनुषी को देखते हुए कहा, हम्मम, पर तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अब वो तुम्हें लेकर परेशान हो रहा होगा। नहीं, वो मुझे लेकर कभी परेशान नहीं होगा, बल्कि वो तो खुश हो रहा होगा कि मैं उसके घर से चली गई। वो तो बार बार मुझसे कहता रहता था कि मेरे घर से निकल जाओ, फिर तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और वैसे भी मैंने उसके लिए लेटर छोड़ दिया था ताकि वो मुझे लेकर परेशान ना हो। धनुषी ने अन्नू को गले लगा लिया तो अन्नू ने उसे हक करते हुए कहा, अब आराम से सो जाओ, तुम्हें तो पता है कल कॉलेज भी जाना है। उसकी बात सुन धनुषी उससे अलग हो गई और हाँ में सिर हिला दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही एक आंसू की धारा उसके आंखों से बह गई। अगली सुबह धनुषी उठ, तैयार हो जा, कॉलेज जाना है। अन्नू ने धनुषी को उठाते हुए कहा तो कॉलेज का नाम सुनकर वो झटके से उठ बैठी। उसने अपने सामने खड़ी अन्नू को देखा जो कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी। उसने एक वाइट जीन्स और सिंपल सी ब्लैक कलर की टॉप पहन रखा था। धनुषी ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा, पर मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तू उसकी टेंशन मत ले, तू अभी मेरे कपड़े पहन ले जो तुझे पसंद आए। अन्नू ने उसकी सिर पर चपत लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा उठी। धनुषी ने जल्दी से कबर्ड से सिंपल सी नी फ्रॉक निकाला और वॉशरूम लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई और नीचे चली गई जहां सब उसका डाइनिंग टेबल में बेसब्री से वेट कर रहे थे। करण की नज़र जब धनुषी पे गई जो स्टेयर्स से नीचे आ रही थी, वो तो उसे देख के अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वो उस ब्लैक फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी लंबे बाल उसके कमर से भी नीचे आ रहे थे। अन्नू ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, उसे नजर लगानी है क्या उसको? करण उसकी बात सुन झेप गया। तभी धनुषी ने सबको देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, आओ बैठो और ब्रेकफास्ट करो, वीरेन ने धनुषी को देखते हुए कहा तो धनुषी बैठ गई। तभी सोनाली ने धनुषी की बलाइयां लेते हुए कहा, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी बात सुन धनुषी शर्मा गई और अपनी गर्दन नीचे कर ली। करण उसे देखकर मुस्कुरा दिया। नजर तो पहले से ही किसी की लग चुकी है, अन्नू से करण को देखकर फुसफुसाते हुए कहा, पर उसके बगल में बैठे करण ने उसकी बात सुन ली और उसे घूरने लगा तो अन्नू ने अपने दांत दिखा दिए। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया और करण, धनुषी और अन्नू कार से कॉलेज के लिए निकल गए। करण कार ड्राइव कर रहा था, उसके बगल में धनुषी बैठी हुई थी और अन्नू पीछे बैठी हुई थी। करण की नज़र बार बार धनुषी पे जा रही थी जो विंडो से बाहर देख रही थी, वही अन्नू तो अपने फोन में बिजी थी। तभी अचानक ट्रैफिक लाइट रेड हो गया तो करण ने कार रोक दी। धनुषी अभी भी विंडो से बाहर देखे जा रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ठीक उसके बगल में अथर्व की कार थी और उसके कार की विंडो ओपन होने की वजह से सब कुछ धनुषी को साफ साफ दिख रहा था। उसने देखा अथर्व अपने टैब में कुछ कर रहा है। धनुषी की आंखें उसे देखकर नम हो गई। उसका मन कर रहा था अभी भाग कर जाए और अथर्व के गोद में बैठ जाए। उसने अपना हाथ बाहर निकाला ताकि अथर्व उसे देखे, पर अचानक कुछ सोचकर जल्दी से उसने अपना हाथ अंदर खींच लिया। नहीं, अगर इसने मुझे देख लिया तो फिर गुस्सा हो जाएगा, उसने अपने मन में कहा और वो बस एकटक अथर्व को देखने लगी। तभी अचानक अथर्व के हाथ जो टैब में चल रहे थे अचानक रुक गए। उसे ऐसा फील हुआ कि धनुषी उसके आसपास है। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर अपना सिर धनुषी की कार की तरफ घुमाया, पर तब तक एक कार उन्होंने कार के बीच खड़ी हो गई और अथर्व और धनुषी मिलते मिलते रह गए। धनुषी ने जल्दी से अपने सीने में हाथ रख लिया और खुद से बड़बड़ाया, अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं देखा और ये कार बीच में आ गई।
तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई। करण ने कार स्टार्ट की और कॉलेज की तरफ बढ़ गया। वही अथर्व की कार पीछे रह गई। वो अभी भी बेचैनी से अपनी नज़रें इधर उधर घूम रहा था कि कहीं तो उसे उसकी धनुषी दिख जाए, पर शायद भगवान को उन्हें इतनी जल्दी मिलाना मंजूर नहीं था। तो देखते हैं कब तक दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी या नहीं। कॉलेज में धनुषी, करण और अन्नू जैसे ही कॉलेज कैंपस में पहुंचे, सारे स्टूडेंट हैरानी से धनुषी को देखने लगे। देखे भी क्यों ना, आखिर हमारी धनुषी पूरे कॉलेज की सबसे नॉटी और चुलबुलिया लड़की जो थी। हे धनुषी, तुम इतने दिनों बाद, उसका एक क्लासमेट उसके पास आते हुए बोला। धनुषी उसे ही देखे जा रही थी, या यूं बोले तो पहचान ही नहीं पा रही थी। हालत को समझते हुए करण ने उस लड़के को देखते हुए कहा, राहुल, वो एक्चुअली ये कुछ दिनों से बीमार थी। व्हाट, क्या अब तुम ठीक हो? राहुल ने धनुषी की तबीयत पूछा। हाँ, अन्नू ने धनुषी का हाथ पकड़ा और एक्सक्यूज कहकर अपने क्लास में चली गई। वो दोनों जाकर फर्स्ट बेंच पर बैठ गई कि तभी एक लड़की मुंह उठाते हुए आई। साथ में उनकी 2 चमचियां भी थी। दिखने में वो सब अमीर जादिया लग रही थी। वो लड़की अन्नू और धनुषी को घूरते हुए बोली, तुम दोनों जाओ, जाकर पीछे बैठो, ये हमारी बैठने की जगह है। हम क्यों जाए? पहले तो हम आए थे, तुम लोग बाद में आए हो, तो पीछे तुम लोग बैठो ही, हम नहीं, अन्नू ने गुस्से में कहा। जिससे वो लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके बगल में खड़ी एक चमची ने कहा, यार टीना, ये दोनों तुम्हें मना कर रही है। टीना मेहरा को, रिया, इन दोनों को इनकी औलाद ना दिखा दी तो मेरा नाम भी टीना मेहरा नहीं। और अन्नू, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। सारे स्टूडेंट्स क्लास में इकट्ठा हो चुके थे। सब इस तमाशे को खूब एंजॉय कर रहे थे। वही करण, जो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, उसके पास एक लड़का भागते हुए आया। ये कोई और नहीं, राहुल था। क्या हुआ राहुल, तुम इस तरह क्यों भागते हुए आ रहे हो? करण ने उसे देखते हुए पूछा। यार, लफड़ा हो गया है। टीना और उनकी चमचिया धनुषी और अन्नू से लड़ रही है। वॉट, चलो जल्दी। करण भागते हुए उनके क्लास की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि वो जानता था टीना अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उसे डर भी था कहीं टीना अन्नू या धनुषी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वही टीना और अन्नू अभी भी लड़ रहे थे। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहस करने की? ये बोल टीना ने अन्नू पे हाथ उठा दिया, पर वो उसे छू भी पाती कि धनुषी ने उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, जिससे टीना दर्द से कराह उठी। हिम्मत भी मत करना, अगर मेरी दोस्त को छुआ तो हाथ तोड़ दूंगी, समझी? या फिर अच्छे से समझाओ, ये बोल उसने उसका हाथ और अड़ दिया, जिससे टीना तिलमिला उठी। रिया और टिया, तुम दोनों क्या देख रहे हो? सबक सिखाओ इस लड़की को, उसने अपनी चमची को देखते हुए गुस्से से बौखलाते हुए कहा। पर रिया और टिया तो डर के मारे कांप रही थी। तभी किसी के पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, क्या चल रहा है यहाँ? सबने पीछे पलट कर देखा तो करण गुस्से में उन सबको घूर रहा था। टीना ने रोते हुए कहा, देखो ना करण, इस लड़की ने कैसे मेरे नाजुक से हाथ को बेरहमी से मरोड़ दिया। उसकी बात सुन करण धनुषी को गुस्से से घूरने लगा और कहा, तुमने टीना का हाथ क्यों मरोड़ा? धनुषी और अन्नू हैरानी से उसे देखने लगे। भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पहले लड़ाई इन्होंने शुरू की, आप धनुषी को कैसे डांट सकते हैं? अन्नू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। वही टीना, रिया और टिया मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगी। आखिर करण उनके तरफ जो था। राहुल भी करण के पास आते हुए बोला, तुम इनकी तरफदारी कैसे कर सकते हो? करण ने उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए धनुषी की तरफ देखते हुए कहा, धनु, तुमने टीना का हाथ मरोड़कर अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो इसका हाथ तोड़ देना चाहिए था। उसकी बात सुन धनुषी और अन्नू मुस्कुरा उठी और वही टीना गुस्से से लाल पीली हो गई। सारे क्लास में खड़े स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे। सबने हूटिंग किया, तोड़ दो टीना के हाथ तोड़ दो। हाउ डरे यू बैस्टर्ड्स, तुम लोग मेरे हाथ तोड़ोगे, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। और खासकर इस लड़की को, टीना ने धनुषी को घूरते हुए कहा। कि बीच में करण बोल पड़ा, सोचना भी मत, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कबाड़ी में बेच दूंगा। करण ने गुस्से में कहा, अरे भाई, इस टीना को कोई तो 5 पैसा के भाव से भी नहीं लेगा। अन्नू ने तंज कसते हुए कहा। वही धनुषी टीना के करीब आई और कहा, पहले अपनी देख फिर मेरी देखना। ये बोल वो जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, धनुषी ने झट से टेबल में पड़ा इंक का बॉटल उठा लिया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। सब तो जैसे जम से गए और आंखें फाड़े दोनों को देखने लगे। अचानक पूरे क्लास में हंसी की गड़गड़ाहट गूंज उठी। टीना ने झट ने अपने हाथ से अपने चेहरे को कवर कर लिया और वहां से जाते हुए बोली, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। करण ने धनुषी और अन्नू दोनों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ठीक तो हो? हम दोनों ने एक साथ कहा। वही दूसरी तरफ ऑफिस में अथर्व एक बहुत बड़े मीटिंग में बिजी था। तभी डीलर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो प्रेसिडेंट, क्या आपको ये डील मंजूर है? अथर्व ने सबको एक नज़र देखा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बाकी की मीटिंग हम शाम को फीनिक्स मार्केट सिटी में करेंगे, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इस डील को अप्रूव करूंगा या नहीं। ओके प्रेसिडेंट, डीलर्स ने कहा और वहां से चले गए। अथर्व अपने बड़े से चेयर में सिर टिकाकर बैठ गया और धनुषी की यादों में खो गया।
दूसरी तरफ कॉलेज के कैंटीन में धनुषी और अन्नू बातें कर रहे थे और अपना अपना लंच कर रहे थे कि तभी अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, यार हम शाम को फीनिक्स मार्केट सिटी चलेंगे तेरे लिए कुछ ड्रेस खरीदने। ओके, धनुषी ने कहा और एक बड़ा सा पिज्जा का टुकड़ा अपने मुंह में भर लिया। तो दोस्तों, क्या इस बार दोनों मिलेंगे या फिर से मिलते मिलते रह जाएंगे? एंड रेड माई स्टोरी क्रेजी लाओ। कॉलेज ओवर हो चुका था। धनुषी और शिवी गेट के पास ही करण का वेट कर रहे थे कि तभी करण आ गया। भाई, हम दोनों को फीनिक्स मार्केट सिटी जाना है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? अन्नू ने उससे पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। ये बोल वो ड्राइविंग सीट में बैठ गया और धनुषी उसके बगल में और पीछे अन्नू बैठ गई। करण का ड्राइव करते हुए बोला, वैसे तुम दोनों वहां जाकर क्या करोगी? हम वहां जाकर मक्खी मारेंगे, अन्नू ने चिढ़ते हुए कहा। तो करण उसे गुस्से में घूरने लगा। उसके इस तरह घूरने से अन्नू मुंह बनाते हुए बोली, भाई ये आप कैसी बातें करते हो? ऑफ कोर्स हम वहां शॉपिंग करेंगे और हमें आपकी धनु की ड्रेस भी तो लेनी है। आपकी धनु सुनकर करण मन ही मन मुस्कुरा उठा और वही धनुषी ने नज़रअंदाज कर दिया और वैसे भी उसे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए अन्नू क्या कहने की कोशिश कर रही थी वो समझ नहीं पाए और उसके अंदर तो बचपना पहले से कूट कूट कर भरा था। थोड़ी देर में वो लोग फीनिक्स मार्केट सिटी पहुंच गए। करण ने कार पार्किंग एरिया में लगाया और फिर कार पार्क कर सब अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ बहुत सारी ड्रेस और अदर आइटम्स थे। ये मॉल 10 फ्लोर तक था। चारों तरफ ग्लास विंडोज लगा हुआ था। और एक बात, ये किसी और का नहीं बल्कि अथर्व रस्तोगी का ही मॉल था। वैसे बता दे तो अथर्व यूरोप का किंग था और उसके बिजनेस बहुत बड़े बड़े देशों में फैले हुए थे। उसके 625 बड़े बड़े मॉल्स, 550 बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, 15 उसके प्राइवेट एरोप्लेन्स, 19 जेट्स, 55 बड़े बड़े शिप्स और बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी थे। उसके और भी कई बिजनेस थे, या यूं कहे तो उसके पास सब कुछ था सिवाय धनुषी के। वो तीनों शॉपिंग करने लगे तभी अचानक सारे लोग कच भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? धनुषी ने दोनों को देखते हुए पूछा। यार शायद कोई फिल्म स्टार आया है, अन्नू वही भीड़ में खड़ी होते हुए बोली। तभी उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने कहा, कोई फिल्म स्टार नहीं, उससे भी ज्यादा हैंडसम इस मॉल के मालिक आए हुए हैं। धनुषी ने सुना तो उछल उछल कर देखने की कोशिश करने लगी। वही अथर्व ने अपने फेस पर मास्क पहन रखा था, ब्लैक टैक्सिडो, ब्रांडेड वॉच और जेल से सेट किए बाल। वो सच में बवाल लग रहा था और उसके इस लुक से कई लड़कियां घायल भी हो चुकी थी। धनुषी ने मुंह हटते हुए कहा, चल यहाँ से सब ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई प्रेसिडेंट आ गया है, चलो हम शॉपिंग करते हैं। ये बोल वो वहां से चली गई तो अन्नू और करण भी उसके पीछे पीछे आ गए। तीनों वापस शॉपिंग करने लगे और वही अथर्व को चारों तरफ से बॉडीगार्ड ने घेर लिया ताकि कोई उसे देख भी ना पाए। थोड़ी देर में वो एक प्राइवेट रूम में चला गया जहां पहले से ही डीलर्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो सीधा अपने बड़े से चेयर में बैठ गया और मास्क निकाल दिया। फिर डीलर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट क्या अब हम मीटिंग स्टार्ट करें? अथर्व ने बस अपनी पलकें झपका दी तो सारे लोगों ने मीटिंग स्टार्ट कर दिया। वही धनुषी ने अन्नू को देखते हुए कहा, यार मुझे जोर की आई है, मैं जल्दी वॉशरूम जाकर आती हूँ। फिर वो जल्दी भागते हुए वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही अन्नू ने करण से पूछा, तो बॉस कैसा चल रहा है? ये तू क्या बोल रही है? करण ने ड्रेस देखते हुए कहा, वही जो आप समझ रहे हो। अन्नू ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो करण कुछ नहीं बोला। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर भी डरता है दिल। ये बोल अन्नू सिटी बजाते हुए गाना गाने लगी। वही करण उसे गुस्से से घूरने लगा। दूसरी तरफ धनुषी जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र एक बच्चे पर गई जो वहीं पे खड़े होकर रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? धनुषी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा तो वो बच्चा और रोने लगा। ओए तुम क्या यहाँ बाहर लाओगे? धनुषी ने उसे घूरते हुए पूछा तो वो बच्चा उसके ऐसे कहने पर शांत होकर उसे देखने लगा। अच्छा बच्चू, अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुम रो क्यों रहे हो तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी मम्मा नहीं मिल रही है, उस बच्चे ने रोते हुए कहा। धनुषी कुछ बोलती कि एक औरत भागते हुए आई और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। बेटा कहाँ थे तुम? मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। ये बोल वो उस बच्चे के चेहरे को चूमने लगी तो वो बच्चा भी उस औरत के गले लग गया। थैंक्स, तुमने मेरे बेटे की मदद की। ये बोल वो औरत खुश हो गई तो धनुषी बस मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो करण और अन्नू के पास पहुंच गई तो अन्नू ने थोड़े गुस्से में कहा, कहाँ थी तू? उसके पूछने पर धनुषी ने उस बच्चे के बारे में बता दिया। तभी करण भी उसके पास आ गया और धनुषी को गले लगाते हुए बोला, कहा तुम्हें पता है ना हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अरे तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी देर हुई है, चलो जल्दी शॉपिंग करके घर चलते हैं। उसकी बात पर दोनों ने सिर हिलाया और फिर से ड्रेस देखने लगे। वही अथर्व की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी तो वो भी बाहर आ गया था। वही धनुषी ने जैसे ही एक ड्रेस पसंद किया तो एक लड़की ने उसके हाथों से वो ड्रेस छीनते हुए कहा, ये तुम्हारे लायक की नहीं है। उसकी बात सुन धनुषी गुस्से में बौखला गई और वापस वो ड्रेस छीनते हुए बोली, पर पहले इसे मैंने पसंद किया है। तभी सारे लोग वहां भीड़ करने लगे। करण भी जल्दी से भागते हुए उसके पास आया और धनुषी को देख पूछा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? करण, मैंने ये ड्रेस लिया तो इसने मेरे हाथों से छीन लिया, कोई बात नहीं, हम इससे भी अच्छी ड्रेस तुम्हारे लिए लेंगे। ये बोल उसने उसे गले लगा लिया।
उधर अथर्व ने जब इतनी भीड़ देखी तो रोबिन से पूछा, यहाँ इतना क्राउड क्यों है? पता नहीं प्रेसिडेंट, मैं देख कर आता हूँ। ये बोल वो उस भीड़ की तरफ चला गया और लोगों को साइड करने लगा, पर वहाँ का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस लड़की को वो जी जान से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ है। तभी अचानक वो भागते हुए अथर्व के पास गया। उसने जब रोबिन को ऐसे भागते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ है? वो प्रेसिडेंट धनुषी वो वहाँ। रोबिन बोल भी नहीं पा रहा था। वही अथर्व ने जब धनुषी का नाम सुना तो भागते हुए उस तरफ जाने लगा। अथर्व भागते हुए वहां पहुंच गया जहां भीड़ लगी हुई थी। वो जल्दी जल्दी सबको साइड कर अंदर जाने लगा, पर अचानक उसके कदम ठिठक गए क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो गई थी। हे हैंडसम, एक लड़की ने बड़े ही अदे से कहा, जिससे अथर्व का पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से। OMG, आप तो प्रेसिडेंट हो ना, किंग ऑफ यूरोप। ओ माय गॉड यू आर डैम हॉट। एक लड़की ने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहा। अथर्व अपनी धनुषी के पास जा ही नहीं पा रहा था, सिर्फ उन बेवकूफ़ लड़कियों की वजह से, जिससे उसके अंदर का शैतान जागने लगा। यू ब्लडी फूल्स, डैम इट, आई सेड लीव मी। अथर्व ने बहुत भयंकर आवाज में कहा, जिससे लड़कियां तो लड़कियां, बाकी खड़े मॉल के लोग भी कांप गए। सारी लड़कियां डर से साइड हट गई और अथर्व को आगे जाने का रास्ता दिया। वही जब धनुषी ने इतनी जानी पहचानी खतरनाक आवाज सुनी तो करण से जोर से लिपट गई। करण ने उसे गले लगाते हुए कहा, हे तुम इतना डर क्यों रही हो? तब तक अथर्व भी पहुंच चुका था। जब उसने धनुषी को किसी लड़के के गले लगे हुए देखा, वो अपनी लाल आंखों से दोनों को घूरने लगा। फिर जल्दी से दोनों के पास पहुंचकर झटके से करण को धनुषी से अलग कर उसे अपने कंधे में उठा लिया। अचानक इस तरह धक्का देने से करण संभल नहीं पाया और वो नीचे गिर गया। करण बस दर्द से कराह रहा था। वही धनुषी लगातार अथर्व के पीठ में मारे जा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये बोल वो रोने लगी, पर अथर्व को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अथर्व फिर सीधा धनुषी को लेकर अपने प्राइवेट रूम गया और अपने पैरों से दूर लौटकर धनुषी को सीधा खड़ा कर दिया। धनुषी ने जब अपना सिर उठाकर देखा तो उसकी नज़र सीधा अथर्व की नज़रों से जा मिली। वो उसे देख डर गई। तत तुम प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी अपनी शकल भी नहीं दिखाऊंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो, धनुषी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी इस हरकत से अथर्व के दिल में टिस्सा उठा। वो झट से उसे अपने करीब खींचकर अपने बाहों में भर लिया। धनुषी उसके इस तरह अचानक गले लगने से हैरान हो गई। उसने भी उसे गले लगा लिया, पर बेचारी के हाथ अथर्व को होल्ड करने के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटे पर जा रहे थे, जिससे वो अथर्व को अच्छे से पकड़ भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अथर्व ने उसे खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों गई तुम घर छोड़कर? तुमने तो कहा था कि तुम उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाओगी, फिर तुम क्यों वहां से बिना बताए चली आई? तुम ही तो बोलते थे कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, कब तुमसे पीछा छूटेगा और मैं चैन से जीऊंगा? मेरे घर से निकल जाओ, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम ही तो बोलते थे कि मैं सबको परेशान करती रहती हूँ, इसलिए मैं वहां से आ गई ताकि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। अथर्व उसे ही एकटक देखने लगा। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, नहीं तुम मुझे परेशान नहीं करती हो, प्लीज़ यार मेरे साथ चलो। ये बोल वो उसे जैसे ले जाने लगा तो अचानक उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो धनुषी वहीं पर खड़ी हुई थी। अथर्व कुछ बोलता कि धनुषी बोल पड़ी, करण मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ, बाय। ये बोल वो उससे हाथ छुड़ाकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दूर ओपन कर दिया, पर वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाती कि अथर्व ने उसे कसकर पीछे सेकमर से पकड़ लिया। नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती, भले तुम अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आई थी, पर जाओगी मेरी मर्जी से नहीं, मुझे जाने दो। उसे खुद से छुड़ाने लगी, पर अथर्व ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सोफे पर बैठ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसने अपना चेहरा धनुषी ने गर्दन में घुसा लिया और उसके गर्दन पर अपने होंठ फेरते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। धनुषी को उसके ऐसे करने से गुदगुदी हो रही थी। अरे छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है, धनुषी ने हंसते हुए कहा। उसके हंसने पर अथर्व मुस्कुरा उठा और उसके गर्दन पर हल्के से अपने दांतों से काट लिया, जिससे धनुषी को थोड़ा दर्द हुआ। तुमने मुझे बाइट क्यों किया? धनुषी ने गुस्से में पूछा। तुम मेरे साथ चलो तो मैं बाइट नहीं करूंगा, अथर्व ने उसके गर्दन को सहलाते हुए कहा। तभी अचानक उसके कानों में धनुषी के रोने की आवाज गई। अथर्व ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे अपने हाथों में भरते हुए बोला, हे तुम रो क्यों रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा? धनुषी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्या हुआ, क्या बोला उसने, मुझे बताओ। अथर्व ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने आपको अपने हुस्न के जादू से फंसाया है, पर स्वयं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बोल उसने अथर्व के सीने में अपना सिर छुपा लिया और सिसकने लगी। ये लड़की सच में काफ़ी इनोसेंट है। वही अब तो जैसे अथर्व के अंदर का डेविल जागने लगा। उसने अपने कड़क आवाज़ में पूछा, तो तुम इसलिए घर छोड़कर चली गई थी? हाँ, धनुषी ने वैसे ही उसके सीने में अपना सिर छुपाए हाँ में सिर हिलाया। तभी अचानक धनुषी का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने जब रिंग की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अथर्व के सीने से निकलकर अपने पर्स में अपना फ़ोन ढूंढने लगी।
और उसे जल्द ही फ़ोन भी मिल गया, पर वो उसे जैसे ही पिक करने लगी अथर्व ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ्लैश होते नाम को देख हैरान हो गया। ये के कौन है? अथर्व ने अपनी एक बाहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आपसे भी अच्छा है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और एक स्वीट सी फैमिली भी दी, अब जल्दी रिसीव करो वरना वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। धनुषी ने देखा तो अथर्व उसे गुस्से से घूर रहा था, तो उसने जल्दी से उसके गुस्से को नज़रअंदाज कर कॉल रिसीव कर लिया, पर अथर्व ने तुरंत कॉल स्पीकर पर कर दिया। हेलो धनु, कहा है तू? उधर से करण की आवाज़ आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उसे लेकर बहुत परेशान है। करण, मैं आ रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, बाय बाय। ये बोल धनुषी ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और बिना अथर्व को देखे बोली, देख लिया करण कितना अच्छा है, वो मेरी कितनी परवाह करता है, अब मैं उसके साथ ही रहूंगी और उसे परेशान करूंगी, उसके गोद में बैठूंगी और उसे ही किस करूंगी, तुम्हें नहीं, अब जाओ यहाँ से। ये बोल उसने अपना मुंह हट दिया और वहां से जल्दी से चली गई। वही अथर्व अपनी मुट्ठी भींचे धनुषी को घूर रहा था। वो अभी पूरा का पूरा शैतान लग रहा था, जिसकी सबसे कीमती चीज उससे छीन ली गई हो और उसके अंदर का राक्षस जाग गया हो। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? आज के बाद ऐसा कहा ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तुम उसकी गोद में नहीं बैठ सकती, ना ही उसे किस कर सकती हो। तुम मेरी हो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करोगी और किसी के साथ नहीं। धनुषी हैरानी से अथर्व को ही देख रही थी कि अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ बाहर लेकर आ गया। उधर करण भी तब से धनुषी को ही ढूंढे जा रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। धनु, ये बोल करण जैसे ही पीछे पलटा तो अचानक उसका चेहरा मायूस हो गया। क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और धनुषी कहाँ है? अन्नू ने उसे देखते हुए पूछा। धनुषी यहाँ है, अचानक पीछे से एक दमदार आवाज आई। अन्नू और करण ने जब पीछे पलटकर देखा तो दंग रह गए। उसके सामने साक्षात यूरोप के राजा खड़े थे। ओएमजी, ये तो फायर है बॉस, अन्नू ने अथर्व को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। करण ने उसे अजीब तरह से घूरा और अपने कदम अथर्व की तरफ बढ़ा दिया, जिसने धनुषी को अपने से सटा रखा था। धनुषी, तुम यहाँ इनके साथ क्या कर रही हो? करण ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा। तभी अन्नू भी बीच में बोल पड़ी, हाँ धनु, तुम प्रेसिडेंट के साथ कैसे? वो अन्नू, ये वही डेविल प्रेसिडेंट है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिनकी ब्लू कलर की आइज थी, क्या तुम भूल गई? धनुषी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। अरे हाँ, अब याद आया, तो क्या तुम इनके ही घर में रहती थी? अन्नू ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तो धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और अपना हाथ अथर्व से छुड़ाकर करण की तरफ बढ़ गई, पर वो एक कदम भी बढ़ा पाती कि अथर्व ने उसे अपने करीब खींच लिया और अपने मजबूत हाथ से उसके पतले कमर को होल्ड कर लिया। उसने अपने दूसरे हाथ को पंत के जेब में डाल दिया। वो सच में इस पोज में काफी हैंडसम लग रहा था। उसके चारों तरफ का ऑरा भी काफी खतरनाक लग रहा था। धनुषी उसे कुछ बोलती कि अथर्व ने करण को घूरते हुए कहा, यू टुक केयर ऑफ माई धनुषी, थैंक यू फॉर दैट, नाउ यू कैन गो। तुमने मेरी धनुषी का ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। उसके ऐसे बोलने से करण ने थोड़ा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट, धनुषी मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज था, चलो। धनुषी, ये बोल उसने जैसे ही धनुषी का हाथ पकड़ना चाहा तो अथर्व ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और थोड़ा एरोगेंटली कहा, मिस्टर करण, लगता है आपको मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती या फिर आप समझना नहीं चाहते, बट इट्स ओके, मैं आपके लिए अपनी बात एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ई सेड लीव, अथर्व ने लीव पर जोर देते हुए कहा। करण अथर्व को देखने लगा, फिर धनुषी को देखते हुए बोला, धनु तुम बताओ तुम किसके साथ जाओगी, बोलो। धनुषी ने जैसे बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अथर्व ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यू नॉनसेंस, आर यू डेफ, क्या मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालूं? निकल जाओ यहाँ से, अथर्व ने कहा और धनुषी को लगभग खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। करण और अन्नू वही खड़े दोनों को देखने लगे। वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके सामने दी अथर्व रस्तोगी खड़ा था, जिसके सामने दुनिया अपने घुटने टेकती है, तो वो दोनों किस खेत की मूली थे। भाई आप फिक्र मत कीजिए, हम कॉलेज में धनुषी से बात करेंगे, अन्नू ने कहा। तो करण ने बस हम में जवाब दिया और धनुषी को देखते रहा, जो अब तक उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। हे डेविल, छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बहरे हो क्या? धनुषी ने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, पर अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे कार के अंदर बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। ड्राइवर ने कार मैंशन की तरफ मोड़ दी। उधर धनुषी ने अथर्व को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे उनके साथ जाने क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है ना वो मेरा बहुत 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 अच्छा फ्रेंड है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ना सच में एक डेविल हो, जब 100 डेविल मरे होंगे तब तुम आए होगे। उसकी बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरा और कहा, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? धनुषी ने अपने सिर पर अपने उंगली से टैप करते हुए कहा, अगर तुम मुझे बिना बताए नहीं जाती तो ऐसा होता ही नहीं। अथर्व ने कहा, पर तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं। धनुषी ने उसे तंज कसते हुए कहा, नहीं मैं नहीं चाहता था। अथर्व ने सपाट कहा। उसकी बात सुन धनुषी की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उसके गोद में उछल कर बैठ गई और अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट लिया। अथर्व अचानक उसके ऐसा करने से चौंक गया। उसने धनुषी की आंखों में घूरा तो वो उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से ही देख रही थी। अथर्व की एक भौहें तन गई, जैसे पूछना चाहता हो क्या।
धनुषी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो, कितने दिलदार हो, तुम एक बार कहते ना। फिर धनुषी ने जल्दी से अपने हाथ उसके गर्दन से बाहर निकाला और हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज धनुषी, तुम मेरे घर से मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी शांत हो, तुम कितनी प्यारी हो, बस एक बार मेरे लिए रुक जाओ। धनुषी का ड्रामा देख अथर्व हैरान हो गया और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, शांत और तुम कॉम्बिनेशन कुछ ठीक नहीं लगा। धनुषी ने आगे कहा, बस तुम एक बार ऐसा कहते ना तो मैं तुरंत 1 सेकंड में रुक जाती। धनुषी ने चुटकी बजाते हुए कहा। अरे यार, ये बज क्यों नहीं रहा? धनुषी ने एक बार फिर चुटकी बजाया। उसकी हरकत पर अथर्व मुस्कुरा दिया और उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम और शांत, तुम्हें क्या वाकई में लगता है तुम शांत हो? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं शोर मचाती हूँ, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये बोल धनुषी ने अपना दोनों हाथ फोल्ड कर लिया और अपनी तीखी नजरों से उसे घूरने लगी। अथर्व ने बस लाचारी से अपना सिर हिला दिया तो धनुषी ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी से मेरे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो कि प्लीज धनुषी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वरना मैं करण के पास चली जाऊंगी। अथर्व उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। उसने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं? तो क्या मैं जोड़ूंगी? धनुषी ने उसे घूरते हुए कहा। वही कार में बैठा ड्राइवर खिखिया कर हंस रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट हाथ जोड़ेंगे, वाह क्या बात है, मस्त। अथर्व के कान में जब ड्राइवर के खिखियाने की आवाज पड़ी तो उसे अपनी तीखी नजरों से घूरने लगा। अचानक ड्राइवर को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जम रहा है। उसने तिरछी नजरों से जब अथर्व को देखा तो सकपका गया और मन में कहा, प्रेसिडेंट किसी को अपनी आंखों से ही मार सकते हैं। अथर्व ने फिर अपनी नजरें धनुषी पर की जो उसे अपनी आंखों से इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, जल्दी से मेरे सामने हाथ जोड़ो, तुम्हारे जैसा फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अथर्व लगातार धनुषी को ही घूर रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपना हाथ जैसे ही जोड़ने के लिए बढ़ाया। धनुषी विंडो से बाहर देखते हुए चिल्ला उठी, ड्राइवर अंकल, गाड़ी रोको। अथर्व ने धनुषी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे जल्दी गाड़ी रोको। तो धनुषी ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो अथर्व ने ड्राइवर को देखते हुए कहा, स्टॉप द कार। उसकी आवाज सुन ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दिया और उसके कार रोकते ही धनुषी झट से अथर्व के गोद से उठ गई और कार से बाहर निकल गई। अथर्व भी उसके पीछे से उतरा और चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप धनुषी। तब तक बॉडीगार्ड भी कार से उतर चुके थे। वही अथर्व की बात सुन धनुषी नहीं रुकी और बस रोड क्रॉस कर ही रही थी कि अथर्व की नज़र एक कार पर गई जो उसके तरफ ही आ रही थी। अथर्व ये देखकर घबरा गया और पलक झपकते ही धनुषी का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया। धनुषी अचानक उसके सीने से लग गई। अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? हाँ प्लीज मुझे वो दिला दो। धनुषी ने एक शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। अथर्व ने जब धनुषी की नजरों का पीछा किया तो देखा एक बड़े से शोकेस में एक बड़ा सा स्काई ब्लू कलर का टेडी बेयर था जो लगभग धनुषी के ही हाइट का था। अथर्व ने उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम उस 2 कौड़ी के टेडी बेयर के लिए भाग रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्लीज 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 मुझे वो दिला दो, वरना उसे कोई और खरीद लेगा, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। धनुषी ने अपने पैर पटकते हुए कहा। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ उस शॉप के अंदर ले गया। उसने अंदर देखा तो बहुत बड़े बड़े टेडी बेयर थे और बहुत तरह तरह के सॉफ्ट टॉयज भी थे। अथर्व ने दुकानदार को देखते हुए कहा, यहाँ पे जितने भी टेडी है सब पैक करके इन्हें दे दो। अथर्व ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा और धनुषी को देखने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो हैरान रह गया, क्योंकि धनुषी वहां मौजूद ही नहीं थी। उसने चारी तरफ जल्दी से अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा धनुषी एक आंटी से कुछ बात कर रही है। अथर्व ने जैसे ही उसके कदम धनुषी के तरफ बढ़ाए तो उसके कानों में दोनों की आवाज आई, धनुषी प्लीज आंटी आप इसे मत ले जाओ ना बेटा, पर मैं ये अपने पोती के लिए ले रही हूँ। उस औरत ने उसे समझाते हुए कहा, प्लीज आंटी इस टेडी में मेरी जान बसती है। आपको पता है एक बार मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक ऐसा ही टेडी दिया था पर वो गुम हो गया, प्लीज मुझे ये दे दीजिए, आपकी आयु 1000 साल हो जाएगी, आपकी पोती को दुनिया का सबसे अच्छा टेडी मिलेगा। ये मासूम की दुआ कभी गलत नहीं होती आंटी, देखना आपको मेरा आशीर्वाद जरूर लगेगा। उस औरत ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। वही अथर्व जल्दी से उसके पास आया और उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, कौन बॉयफ्रेंड, किसकी बात कर रही हो तुम? अरे जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डब्बे को पलट देना चाहिए, घी अपने आप बाहर आ जाएगा। वो आंटी मेरे टेडी को लेकर जा रही थी इसलिए मैंने बस उनसे रिक्वेस्ट की। धनुषी ने उससे चिपकते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती, अब चलो। ये बोल वो जैसे ही उसे ले जाने लगा कि धनुषी ने हैरान होते हुए कहा, पर वो टेडी? तुम घर चलो, जब तक घर पहुंचेंगे टेडी तुम्हारे कमरे में होगा। क्या सच्ची? तुम कितने नेक दिल वाले इंसान हो, जल्दी चलो। ये बोल धनुषी जैसे ही अपने कदम बढ़ाई अथर्व ने उसे तुरंत अपने गोद में उठा लिया और थोड़े गुस्से में कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रहती है, तुम मेरे साथ चलो। ये बोल अथर्व उसे वैसे ही लिए बाहर आ गया। सबकी नज़र बस दोनों पर ही थी। धनुषी ने जब जब सबको अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। वही अथर्व को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
पर अथर्व की नज़र जैसे ही उसके लाल होते हुए चेहरे पर गई तो पूछा, तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? अरे बुद्धू, इसे ब्लश करना कहते हैं, मैं शर्मा रही हूँ, तुम भी ना समझते ही नहीं हो, धनुषी ने उसे घूरते हुए कहा। ओ, तो तुम्हें शर्माना भी आता है? मुझे लगा तुम्हें सिर्फ बातें बनाना ही आता है, अथर्व ने हंसते हुए कहा। तो धनुषी ने मुंह फेर लिया और गुस्से में कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, समझे? कुछ मुझसे सीखो, मैं कितना शांत रहती हूँ। उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम ना शांत रहने की बात करना छोड़ दो, तुम्हारे मुंह से पता है ये बात कैसी लगती है? कैसी? धनुषी ने जल्दी से कहा, छोड़ो, जाने दो वरना तुम फिर ब्लश करने लगोगी, गुस्से में अथर्व ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम भले ही अंकल बन चुके हो लेकिन तुम्हारे पास दिमाग अभी भी नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता गुस्से में कोई ब्लश नहीं करता, धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा। अथर्व ने उसे घूरा और गुस्से से कहा, आज के बाद तुमने फिर अंकल बोला ना तो देख लेना। थोड़ी देर बाद वो दोनों मैंशन पहुंच गए। अथर्व कार से निकला कि उसका फोन बजने लगा। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। धनुषी भी जैसे उसके पीछे कार से उतरने लगी, ड्राइवर ने उसे रोक लिया। क्या हुआ ड्राइवर अंकल? धनुषी ने नरमी से कहा। मैडम, आप शायद कुछ भूल रही है, ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा। क्या? धनुषी ने सिर खुजलाते हुए कहा। तभी उसे अथर्व की आवाज आई, धनुषी बाहर आओ। धनुषी तुरंत कार से बाहर निकल गई। वही ड्राइवर ने खुद से कहा, अरे हाथ कहाँ जोड़ा, मुझे देखना था।